हेलो स्टूडेंट, शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम करेंगे मॉक टेस्ट 2। और अगर बात करें तो टेस्ट सीरीज नंबर 10 को हम करेंगे, दैट इज़ फॉर जेकेपीएससी एंड ओडिशा पीजीटी लेक्चरर के लिए। ओके, तो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, है ना। जो भी आपके सिलेबस में चीज़ें दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट तैयार करा गया है। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और बाकी अलग जगह से भी क्वेश्चंस उठाए हैं, सबको कंपाइल करके फिर उसके बाद आपके लिए मॉक टेस्ट बनाया गया है। इट विल कंसिस्ट 100 क्वेश्चंस। ओके, 100 क्वेश्चंस होंगे इसमें, और जितने आप मार्क्स स्कोर करते हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। जो होमवर्क देते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में दैट इज आप मेंशन करिए। और सबसे बड़ी बात, मतलब थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू दोज हु आर वाचिंग द वीडियोस, है ना। मॉक टेस्ट की वीडियो जो देख रहे हैं और फिर बाद में जो मेरी गलतियां होती है बाय मिस्टेक या फिर जैसी भी है, और फिर उनको लेकर के आते हैं और फिर कमेंट करते हैं, तो इट्स वेरी गुड, है ना। कि मतलब गलतियां तो किसी से भी हो सकती है ना, बट इस ये मैं बोल रही हूँ कि अच्छी बात है कि आप उसको मेंशन करते हो, ताकि सब बच्चे उनको देख सके, है ना। सब बच्चे जो भी गलतियां हैं उनको देख सके और गलत लर्निंग किसी तक ना पहुंचे। ये यूजफुल है। देयर इज यूजीसी नेट पेपर टू एजुकेशन के लिए, ओडिशा पीजीटी लेक्चरर और अदर सेट एग्जाम्स के लिए। स्टार्ट करते हैं। The teacher is very much concerned with epistemology because his aim is to promote। कि एक टीचर है वो एपिस्टेमोलॉजी से बहुत ज़्यादा कंसर्न, मतलब एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसी से ही रिलेटेड उन्हें सारी चीज़ें आती हैं या फिर वो समझते हैं। तो वो किस चीज़ को प्रमोट करना चाह रही हैं, उनका एम क्या है। वो वैल्यूज़ को प्रमोट कर रही हैं, ट्रुथ को, नॉलेज को, स्किल्स को। अगर आपने नोट्स लिए होंगे और बाकी साथ साथ जो भी ये मॉक टेस्ट सीरीज़ है और मेरी वीडियोज़ देखी होंगी, तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। क्योंकि जो एपिस्टेमोलॉजी है वो ब्रांच ऑफ फिलोसफी है दैट डील्स विद द नॉलेज। ओके, तो ये नॉलेज से डील करता है एपिस्टेमोलॉजी। क्या सोर्सेज ऑफ नॉलेज है, क्या नॉलेज है ना, इन सब चीज़ों से, मेथड्स क्या है नॉलेज के, इन सब चीज़ों से डील करता है एपिस्टेमोलॉजी। वैल्यूज़ की बात करें तो वैल्यूज़ इज रिलेटेड टू एक्सियोलॉजी। और ट्रुथ की बात करें या फिर रियलिटी की बात करें तो इट इज़ रिलेटेड टू मेटाफिजिक्स। ओके, मेटाफिजिक्स। ये है क्या, ये आप बोल सकते हो कि एपिस्टेमोलॉजी है तो मतलब नॉलेज से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गांधीयन एजुकेशन। तो गांधीयन एजुकेशन की कौन सी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कम्युनिटी लिविंग एंड टीचर एज अ मॉडल, इंटेलिजेंट प्रोडक्टिव मैनुअल लेबर, raise up non-violent man and non-violent society, mastery over material science and technology। तो क्या आप बोल सकते हो कि जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है गांधी जी की फिलॉसफी की, बताइए। स्टूडेंट, करेक्ट आंसर क्या होगा कि उनका मेन एम ये नहीं था कि आप मास्टरी कर लो मटेरियल साइंस पे और टेक्नोलॉजी पे। बाकी कम्युनिटी लिविंग और टीचर एज अ मॉडल माना था इन्होंने। इंटेलिजेंट प्रोडक्टिव मैनुअल लेबर भी माना था, साथ के साथ उन्होंने बोला था कि नॉन वायलेंट और नॉन वायलेंट मैन एंड नॉन वायलेंट सोसाइटी क्रिएट करना। तो आपसे पूछा गया था नहीं है, तो नहीं है मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। ओके, तो मटेरियल साइंस पे आप मास्टरी कर लो, टेक्नोलॉजी पे मास्टरी कर लो, उससे पहले आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनना है, एक अच्छी सोसाइटी भी क्रिएट करनी है। ओके, स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रियलिटी इज स्टिल इन मेकिंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ। तो रियलिटी अभी भी मतलब बन रही है, या फिर आप बोल सकते हो डायनामिक है। रियलिटी भी डायनामिक प्रोसेस है, तो ये किस थ्योरी पे बेस्ड है। रियलिज्म पे, प्रैग्मेटिज्म पे, नेचुरलिज्म पे या फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म पे, बताइए करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, बहुत इजी है। रियलिटी इज स्टिल इन मेकिंग इज रिलेटेड टू प्रैग्मेटिज्म, है ना। प्रैग्मेटिज्म मानते हैं कि रियलिटी जो है वो चेंज होती रहती है, या फिर मतलब आपके लिए कुछ और हो सकती है, वो एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है। जब आप एक्सपीरियंस करके देखते हो तब हर इंसान के लिए रियलिटी अलग अलग है, तो ये मानना है प्रैग्मेटिज्म का। क्या रियल है, रियल चीज़ों पे बिलीव करना, जो स्टैटिक है मतलब जो है ना, वो किससे रिलेटेड है, वो रियलिज्म से रिलेटेड है। ओके, एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करें तो ये फ्रीडम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वी हैव द फ्रीडम टू डू आवर वर्क विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, विद आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेचुरलिज्म की बात करें तो ये फोकस करते हैं नेचर पे, कि आप नेचर में मिलजुल करके, नेचर के साथ रह करके आप सीखोगे। ओके, ये अलग अलग है, तो ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज एम्फोसाइज्ड बाय स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा कौन सा कॉन्सेप्ट पे फोकस करा गया था। इंटीग्रल एजुकेशन, मैन मेकिंग एजुकेशन, एजुकेशन फॉर हार्मनी, सिटीजनशिप एजुकेशन, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर।
सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट, दैट इज अ मैन मेकिंग एजुकेशन। तो इनका मानना था कि जो हमारी एजुकेशन होनी चाहिए वो मैन मेकिंग होनी चाहिए, एक अच्छा इंसान बनाया जाए, मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, है ना, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो मैन का, तो उस पर ज़्यादा फोकस करा गया था। इंटीग्रल एजुकेशन की बात करें तो इंटीग्रल एजुकेशन किसने दी थी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। ओके, तो मैं आपको दो ऑप्शन भी दे देती हूँ, इसमें आपके अलग से दो ऑप्शन दे देती हूँ, तो आपको मुझे बताना है इसका, ठीक है। एक तो रविंद्रनाथ टैगोर और दूसरा श्री अरबिंदो। तो इन दोनों में से क्या करेक्ट आंसर होगा वो आपको अलग से मेंशन करना है। नेक्स्ट इज द, ये आपको फिलोसफी दी हुई है फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड में मेथड्स ऑफ अचीव सैल्वेशन। तो इसके अकॉर्डिंग कि कैसे आप सैल्वेशन प्राप्त कर सकते हो, सो उसके लिए आपको करना है करेक्ट आंसर न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन। तो बताइए करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, बताइए। न्याय दर्शन की बात करें तो न्याय दर्शन इज रिलेटेड टू लॉजिकल थिंकिंग, है ना, लॉजिकल थिंकिंग से रिलेटेड है आपकी। सो बेसिकली लॉजिकल थिंकिंग अगर हम बात करें तो ए ऑप्शन फोर्थ कहाँ है, ओनली एक में ही है, तो आपका आंसर भी आ गया, है ना, एक ही ऑप्शन से आपने अपना आंसर प्राप्त कर लिया। सो मीमांसा दर्शन की बात करें तो इट इज रिलेटेड टू परफॉर्मिंग वैदिक रिचुअल्स, है ना, जो भी रिचुअल्स होते हैं उनको परफॉर्म करना। सांख्य दर्शन की बात करें तो ये रिलेटेड है रियल नॉलेज से, कि आप कैसे रियल नॉलेज एक्वायर कर सकते हो, कैसे आप दैट इज प्रकृति और पुरुष के बीच में जो भी रिलेशन है उस चीज को समझ करके आप क्या कर सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हो, रियल नॉलेज कैसे प्राप्त कर सकते हो। वेदांत दर्शन की बात करें तो इट इज रिलेटेड टू द नॉलेज ऑफ द सेल्फ, है ना, कि आपको सेल्फ की नॉलेज, आपको गॉड के बारे में, आपको जो ओनली एग्जिस्टिंग ट्रूथ है दैट इज अ ब्रह्मांड, उनके बारे में पता चले। ओके, सो द नेक्स्ट इज द analysis of sociological process involved in educational institutions could be known as, कि जब आप सोशोलॉजिकल प्रोसेस को एनालाइज करते हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, है ना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो भी आप सोशोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं उन सब चीज़ों को देखते हो, उन सब चीज़ों का विश्लेषण करते हो, सो वो किससे रिलेटेड है, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ एजुकेशन से, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन से, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से, या फिर पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन से। बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर बहुत आसान है, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, है ना, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन से डील करता है क्या, सोशियोलॉजिकल प्रोसेस, है ना। एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो ये कल्चर से रिलेटेड है ना। और अगर हम बात करें तो जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है बेसिकली ये सब पार्ट है किसका, एंथ्रोपोलॉजी का, कल्चर से, सोसाइटी से, है ना, इन सब चीज़ों से। और अगर हम बात करें कल्चर एंथ्रोपोलॉजी से तो ये सब पार्ट है किसका, एंथ्रोपोलॉजी का, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन डील करती है जो भी पॉलिटिक्स की जो चीज़ें हैं, जो पॉलिसीज हैं, है ना, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उन सब चीज़ों से। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज द फोर नोबल ट्रूथ फ्रेम द बेसिक टेनेंट्स ऑफ द फिलोसफी। तो बेसिकली फोर नोबल ट्रूथ किसने दिए थे, सांख्य फिलोसफी में, वेदांत फिलोसफी में, बुद्धिज्म में, या फिर द जैनिज्म। बताइए ए ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन, सी या डी, बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सही, ऑप्शन नंबर सी। बुद्धिज्म में हमें मिले थे क्या, हमारे जो फोर नोबल ट्रूथ हैं या फिर चार आर्य सत्य हैं उनके बारे में हमें पता चला था। तो आपको मुझे कमेंट में बताना है कि ये जो चार आर्य सत्य हैं वो क्या हैं। ओके, क्या है। और जब हमें पता चल जाता है फोर्थ वाले का तो पता चलेगा ही, उसके बाद उसको कैसे निवारण कर सकते हैं, उन दुखों का कैसे निवारण कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं वो आप मुझे बताना, है ना, उन दुखों का निवारण करने के लिए। तो किन चीज़ों को अप्लाई करते हैं ताकि हम अच्छा जीवन जी सकें। ओके, नेक्स्ट इज अरे, अच्छा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इन सिक्वेंशियल ऑर्डर टू डिस्क्राइब कंप्लीट सोशलाइजेशन, रोमन नंबर्स गिवन एज कोड्स। तो आपको एक सिक्वेंशियल ऑर्डर अचीव कर, मतलब बताना है कैसे आप सोशलाइजेशन कंप्लीट कर सकते हो, मतलब समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे, समाजीकरण की प्रक्रिया आप कैसे, दैट इज आप बोल सकते हो कि कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हो। मैन टू सोसाइटी, मैन टू कंट्री, मैन टू रिलेटिव, मैन टू फ्रेंड्स, मैन टू मैनकाइंड, मैन टू यूनिवर्स, मैन टू सेल्फ, मैन टू फैमिली। तो सबसे पहले क्या आएगा, फिर सबसे बड़ा लेवल क्या है, तो बेसिकली आपको उस तरह से बताना है। ओके, बताइए। सो स्टूडेंट अगर हम देखें तो बहुत ही इजी आप बोल सकते हो इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो मैन अपने लिए सोचता है, फिर फैमिली के लिए सोचता है, तो फोर्थ ऑप्शन सही आएगा। फिर जब फैमिली के लिए सोचता है फिर उसके बाद वो रिलेटिव से मिलता है, रिलेटिव्स के बाद फ्रेंड से मिलता है ना। तो
फ्रेंड्स के बाद क्या होगा, फ्रेंड्स के बाद वो सोसाइटी से मिलेगा, फिर वो कंट्री से मिलेगा, फिर वो मैन टू मैन काइंड से मिलेगा, फिर मैन टू यूनिवर्स। तो ये एक तरह से कंप्लीट सिक्वेंशियल प्रोसेस है कि पहले मैन क्या करता है टू सेल्फ से, तो टू सेल्फ में किस में है, दो ऑप्शन में है, फोर्थ फोर्थ, तो ये जो दोनों ऑप्शन है एलिमिनेट हो गए। तो फोर्थ फोर्थ उसके बाद क्या आएगा, मैन टू सेल्फ, मैन टू फैमिली, उसके बाद मैन टू रिलेटिव, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा उसके बाद फोर्थ के बाद सेकंड किस में है, ओनली ऑप्शन नंबर डी में ना। तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, है ना। तो पहले क्या आता है, मैन टू सेल्फ, ओके, फिर उसके बाद फैमिली, मैन टू फैमिली, फिर उसके बाद रिलेटिव, फिर उसके बाद फ्रेंड्स, है ना, फिर उसके बाद कंट्री, दैट इज सोसाइटी, फिर उसके बाद कंट्री, फिर उसके बाद मैनकाइंड और फिर यूनिवर्स। ओके, तो इस तरह से सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त होती है, वो कंप्लीट होती है। सो नेक्स्ट इज, ये थिंकर्स दिए हुए हैं और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ एजुकेशन। तो कौन से थिंकर ने कैसी एजुकेशन दी थी वो आपको मुझे बताना है। गांधी ने कौन सी दी थी, टैगोर ने, औरबिंदो ने, और इट इज विवेकानंद जी ने, बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, गांधी की बात करें तो गांधी रिलेटेड है किससे, किससे, ऑप्शन नंबर ई से, दैट इज द वर्धा स्कीम से। तो फर्स्ट का जो होगा वो ई होगा, दो ऑप्शन में दिया हुआ है ना। और एक दैट इज फर्स्ट का जो है वो ई है। अगर सेकंड की बात करें तो वो क्या है, शांति निकेतन ओपन किया था इन्होंने, जिसको फिर बाद में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ओके, जहाँ पे हर तरह के एजुकेशन दी जाएगी, वेस्टर्न भी, साथ में ईस्टर्न एजुकेशन भी, अपने कल्चर को भी ध्यान रखा जाएगा। और वर्ल्ड वाइड जगह से बच्चे यहाँ पर आते हैं और एडमिशन लेते हैं और पढ़ते हैं, ओके, नेचर के साथ मिल करके। और बिंदु की बात करें तो दैट इज रिलेटेड टू इंटीग्रल योगा से रिलेटेड है। ओके, विवेकानंद की बात करें तो दैट इज रिलेटेड टू मैन मेकिंग एजुकेशन। तो अब आप देख लीजिए, जो गांधी जी हैं वो ई से हैं, तो ई इज द सेकेंड का जो होगा वो ए होगा। और औरबिंदो की बात करें तो औरबिंदो का क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज द थर्ड का डी, है ना, सॉरी, थर्ड का आएगा आपका बी। तो थर्ड का बी किस में है, ऑप्शन नंबर वन में है, और फोर्थ का क्या आएगा, डी आएगा। तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द एजुकेशन कमीशन ऑफ 1952 विच केम्स टू बी नोन एज मुदालियर कमीशन वॉज। तो 1952 में जो मुदालियर कमीशन आया था वो किस नाम से जाना जाता है, हायर स्कूल एजुकेशन कमीशन, टर्शरी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या प्राइमरी एजुकेशन कमीशन, बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, मुतालिर कमीशन इज रिलेटेड टू द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, और इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने बात करी थी, मुतालिर इसके चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे, और इन्होंने बात करी थी किस पे, सेकेंडरी एजुकेशन पे, कि कैसे हम अपनी सेकेंडरी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, है ना, जो कि एक तरह से लिंक करता है हमारी प्राइमरी एजुकेशन को किससे, हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन से, है ना, जो हमारी हायर एजुकेशन होती है उससे। तो सेकेंडरी एजुकेशन को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, 10+2 का सिस्टम और ये सारी चीज़ें जो आई थी वो बेसिकली मुदालिर कमीशन जो थे वो किससे रिलेटेड थे, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन से। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फोर फोल्ड टास्क विद रिगार्ड टू डेवलपिंग एजुकेशन सिस्टम। तो कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग फोर फोल्ड टास्क में क्या चीज़ से रिलेट, मतलब कौन सी आएगी इसमें रिलेटेड, वो बिलोंग करती है किससे, हमारे एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने से। So increasing productivity, achieving national and social integration, accelerating pace of modernization या फिर all of the above, बताइए। सो स्टूडेंट, बात करें तो हमारी एजुकेशन कैसे डेवलप हो सकती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने से भी होगी, नेशनल और सोशल इंटीग्रेशन करने से भी, अगर अचीव कर लेंगे, है ना, सबको मिला करके चलेंगे, तो इससे ऑब्वियसली हमारी एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव होगी। और साथ ही साथ हम पेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन को भी ध्यान में रखेंगे, कि साथ ही साथ जो नई तकनीकें आ रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, इवोल्यूशन हो रहा है, उसका भी ध्यान रखेंगे। तो इससे हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसका ही उद्धार होगा। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। Okay, so option number D is the correct. Next is, as per the National Education Policy 2020, the Education Commission, education curriculum is divided into the following pedagogical stages. तो जो अभी हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कैसे आपके स्कूल एजुकेशन करिकुलम को डिवाइड कर दिया गया है, किन स्टेजेस में, मिडिल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, एलिमेंट्री स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज या सेकेंडरी स्टेज, बताइए। ये आपके ऑप्शंस दिए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है, बताइए। सो स्टूडेंट, पहले जो हमारा दैट इज सिस्टम था वो 10+2 था, उसके बाद ये जब NEP आई तो उसको रिप्लेस कर दिया गया 5+3+4 से, जिसमें जो 5 ईयर्स है वो फाउंडेशनल स्टेज के हैं, है ना, 5 ईयर्स किसके, फाउंडेशनल के, 3 ईयर्स इज फॉर प्रिपरेटरी स्टेज, ओके, 3 ईयर इज फॉर मिडिल स्टेज, एंड द लास्ट वन इज द सेकेंडरी स्टेज।
ओके, तो ये 4 स्टेजेस थी। इसमें 4 के अलावा कौन सी एक स्टेज है जो नहीं आएगी, क्योंकि 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। एलिमेंट्री स्टेज नाम से कोई भी स्टेज नहीं है, तो बेसिकली ए बी डी ई है ना, ऐसे। तो डी बी ए ई है ना यहीं पे ना, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर है ना। पहले फाउंडेशनल, फिर प्रिपरेटरी, फिर उसके बाद मिडल एंड द लास्ट वन इज द सेकेंडरी। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन इज मेंशन इन द नेशनल करिकुलम फॉर टीचर। तो टीचर के लिए जो कमीशन बनाया गया था उसके लिए कौन सी रिकमेंडेशन सबसे ज़्यादा सही है, मतलब जो मेंशन की गई थी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज डिपार्टमेंट, प्रोविजन ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ स्पेसिफाइड शॉर्ट पीरियड एंड इट्स लिंकेज विद करियर प्रमोशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स विद अ नोडल स्कूल, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन। बताइए क्या चीज़ें इंक्लूड करी गई थी। सो स्टूडेंट सही ऑप्शन की तरफ जाएं तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द प्रोविजन ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड शॉर्ट पीरियड एंड इट्स लिंकेज विद द करियर प्रमोशन। ओके, so this will be the मतलब option number B will be the correct answer. Next is the which of the following statement describe the definition of education policy. तो education policy कौन सी जो statements है वो describe करती हैं। A process through which any society handle the problem of marginalized people, the process by which government that is society translate their educational vision into programs to deliver outcomes, an explicit or implicit single decision or group of decisions that may set out directive for guiding future decision, every decision or action perceived by the analyst। तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर इसका। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े, द ऑप्शन नंबर दैट इज द लास्ट वन इज द करेक्ट। सेकंड एंड थर्ड है ना, सेकंड एंड थर्ड विल डिस्क्राइब द क्या हमारी एजुकेशन पॉलिसी की डेफिनेशन को। तो सेकंड एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज ये आपको दैट इज आपको कमीशन दिए हुए हैं, कमीशन या कमिटीज, और उसके बाद ये किस चीज़ को लेकर के आए थे वो चीज़ इसमें मेंशन करी है। सो राधा कृष्ण कमीशन किससे रिलेटेड थे, मुदालिर कमीशन और दैट इज कोठारी कमीशन और रामामूर्ति कमीशन। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स अगर आपको पता हो तो राधा कृष्ण कमीशन किससे रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तो इन्होंने बोला था कि जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, इज द वीकेस्ट लिंक। जो आपकी इंटरमीडिएट है, जो आपकी 10th क्लास है, 12th क्लास है, बेसिकली वो सारी चीज़ों में अगर आप अच्छा सुधार नहीं लाओगे तो आप अपनी हायर एजुकेशन को नहीं अच्छा कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर सेकेंडरी एजुकेशन में ही अच्छे मतलब स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट नहीं है, तो सेकेंडरी एजुकेशन नहीं करेंगे बच्चे तो हायर एजुकेशन तो बहुत दूर की बात हो गई ना। तो इन्होंने बोलता है इसको सुधारने की ज़्यादा ज़रूरत है, सुधारने पे बात की गई थी राधा कृष्ण कमीशन में। वैसे ही एक कौन सा कमीशन लेकर के आए थे, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ओके, जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट कमीशन था। सो नेक्स्ट इज मुदालिर कमीशन इज रिलेटेड टू सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। कोठारी कमीशन की बात करें तो इट इज रिलेटेड टू 10+2+3 सिस्टम से, और रामामूर्ति कमीशन की बात करें तो वो NPE 1986 को इन्होंने क्या किया था, चेयरपर्सन या फिर इन्होंने सजेस्ट किया था ना, इनमें जो चीज़ें थी। सो बेसिकली जो आंसर होगा वो ए का क्या होगा, ए का होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज इन टू ऑप्शंस, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, दिस डी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो थर्ड फिर बी का क्या होगा, मुतालिर कमीशन इज रिलेटेड टू दिट इज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो बी का क्या होगा स्टूडेंट्स, बी का फोर्थ होगा, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द नेम ऑफ यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993 इज। तो यशपाल कमेटी रिपोर्ट का क्या नाम था, आईसीटी इन टीचर एजुकेशन, लर्निंग थ्रू मोरल वैल्यूज, लर्निंग थ्रू ब्रॉडकास्टिंग, लर्निंग विदाउट बर्डन। बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट बात करें तो ऑप्शन नंबर लास्ट दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने लर्निंग विदाउट बर्डन पे बात करी थी कि बच्चों के जो बैग्स हैं उनमें जो बुक्स हैं उन सब चीज़ों का बोझ कम कर दो, करिकुलम को थोड़ा कम कर दो, फ्लेक्सिबल चीज़ें होनी चाहिए, बर्डन कम कर दो उनके ऊपर से। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करी गई थी यशपाल कमेटी रिपोर्ट में, और इनको इस नाम से भी जाना जाता है, लर्निंग विदाउट बर्डन था इनकी रिपोर्ट का नाम। ओके, नेक्स्ट इज द की फीचर ऑफ ह्यूमन कैपिटल थ्योरी आर। तो फीचर्स क्या है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के, it is physical capital stock, it is human capital stock. When people become more educated they become more productive. It measures the cost and benefit analysis of human capital. The human capital theory believes that people are willing to invest in education. तो ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी से क्या रिलेटेड है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बताइए।
अगर हम बात करें तो जो ह्यूमन कैपिटल थ्योरी है वो बेसिकली क्या है, ह्यूमन कैपिटल स्टॉक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। और ये भी बात सही है कि जब पीपल ज़्यादा एजुकेटेड होंगे तो मतलब वो प्रोडक्टिव भी बनेंगे, तो सी ऑप्शन भी सही है, बी सी। और अगर हम बात करें डी की तो इट मेजर कॉस्ट एंड बेनिफिट, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को नहीं मेजर करते हैं, तो डी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर ई की बात करें तो वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल थ्योरी में मानते हैं कि जब लोग हैं वो इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन में। Okay, so option number B, C and E will be the correct answer, that is in option number third, है ना। तो मतलब C आपका correct option होगा, that is the B, C, E, okay, E। नेक्स्ट इज द बिलो आर द गिवन स्टेप्स इन्वॉल्व इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि कोई भी आप पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हो उनके लिए क्या आप क्या स्टेप्स लेकर के चलते हो, इनको आपको सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करना है। ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको इनमें से जो भी आपको सही लगे, पहला कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, वो आपको मुझे बताना है। ओके, स्टूडेंट आंसर की बात करें तो सबसे पहले हम कोई भी चीज़, कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है प्रॉब्लम को, है ना, कि प्रॉब्लम है क्या, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तभी तो हम पॉलिसी बनाएंगे ना। जब प्रॉब्लम ही नहीं पता होगा तो पॉलिसी बना करके क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। तो डी जो ऑप्शन है वो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, है ना, तो डी। और उसके बाद क्या आएगा, फिर हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर हम डिटरमाइन ब्रॉड गोल्स, है ना, फिर हम गोल्स, दैट इज ब्रॉड गोल्स डिटरमाइन करते हैं कि क्या हमारी जो पॉलिसी है उसके गोल्स होने चाहिए। फिर बेस्ट स्ट्रेटेजी चूज करते हैं उन गोल्स को कंप्लीट करने के लिए, एंड आफ्टर दैट हम इवेलुएट करते हैं उस प्रोसेस को। स्टूडेंट ये होगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज द ऑप्शन नंबर, दैट इज द क्या, B. Okay. So next is the which of the following characteristics is not true of divergent thinking. तो कौन सी characteristic true नहीं है divergent thinking की? So flexibility of ideas, novelty of ideas, correctness of ideas, या फिर fluency of ideas. So क्या होगा इसका correct answer, कि कौन सा true नहीं है divergent thinking से related, बताइए। स्टूडेंट बात करें तो ऑप्शन नंबर दैट इज द थर्ड विल बी द करेक्ट, दैट इज द करेक्टनेस ऑफ आइडियाज, है ना, कि आप किसी चीज को करेक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट कर रहे हो। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करें तो वो रिलेटेड होती है आपकी क्रिएटिविटी से, है ना। जब आप इलाबोरेट करते हो, जब नए आइडियाज को सोचते हो, ओरिजिनल आइडियाज को सोचते हो, तो वो रिलेटेड है आपकी क्रिएटिविटी या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग से। और वो अगर हम बात करें, अगर आपको क्रिएटिविटी के करेक्टरिस्टिक्स पता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज, नोवेल्टी ऑफ आइडियाज और फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज, और एक और है इलेबोरेशन ऑफ आइडियाज। तो ये आपको प्रिंसिपल्स या फिर दैट इज करेक्टरिस्टिक्स याद करनी है रिलेटेड टू डाइवर्जेंट थिंकिंग या फिर क्रिएटिविटी। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज आर करेक्ट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कौन सी स्टेटमेंट सही है। Growth refers to only biological and physical changes, but development refers to mental, social, and emotional changes. Growth is static, but development is a continuous process. Growth cannot be take place without development. Growth and development are taken place throughout life. So find the correct answer. Only A, B, D, and B, C. बताइए correct answer. स्टूडेंट बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट, दैट इज द कि ग्रोथ रेफर्स टू बायोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंजेस, बिल्कुल सही बात है। और डेवलपमेंट मतलब मेंटल, सोशल एंड इमोशनल चेंजेस, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ग्रोथ स्टैटिक, ग्रोथ स्टैटिक होती है ना, एक टाइम के बाद रुक जाती है, और जो डेवलपमेंट होता है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बिल्कुल सही बात है। ओके, आगे देख लेते हैं। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन प्लेस विदाउट डेवलपमेंट, तो ऐसा नहीं है, ग्रोथ हो सकती है अगर आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टेकन प्लेस थ्रू आउट लाइफ, तो नहीं, ग्रोथ जो है वो एक टाइम के बाद रुक जाती है। स्टूडेंट जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी, है ना। तो दैट इज द ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इंक्लूड दैट ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। Okay, next is which one of the following is not one of the level of consciousness according to Freud। तो कॉन्शियसनेस के जो लेवल हैं उसमें कौन सा लेवल नहीं है सिगमंड फ्राइड के द्वारा, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस या फिर कॉन्शियस, बताइए करेक्ट आंसर बताइए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जब अगर हम फ्राइड की बात करें तो इन्होंने कौन कौन से लेवल दिए थे, इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड के बारे में, प्री कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में दिया था, सब कॉन्शियस माइंड के बारे में इन्होंने नहीं बताया। ओके, तो ये स्टेज नहीं है या फिर ये लेवल नहीं है आपके माइंड की,
तो वही हमसे पूछा था कि कौन सा करेक्ट नहीं है। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अ टोपोग्राफिक मॉडल ऑफ द साइकी इन द व्यू ऑफ सिगमंड फ्राइड आवर माइंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स, कि हमारी जो माइंड है वो 3 लेवल्स में डिवाइडेड है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियस की बात करें तो कॉन्शियस माइंड जो है वो क्या डील करता है, करंट इन्फॉर्मेशन से डील करता है। दिस इज ऑल द थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन ऑफ विच यू आर अवेयर एट एवरी मोमेंट, कि जो भी आपके मन में फीलिंग्स आती है, थॉट्स आती है, जिसके बारे में आप अवेयर हो, है ना, आपको पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी भूल चूक करके नहीं कर देना है, तो वो रिलेटेड है आपकी कॉन्शियस माइंड से। फॉर एग्जाम्पल, यू आर कॉन्शियसली रीडिंग दीज पेजेस कॉम्प्रीहेंडिंग द वर्ड। जैसे आप इस सीरीज को बहुत आराम से देख रहे हो, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं ना कि आपको पता ही नहीं कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, तो आप इसे कॉन्शियसली पढ़ रहे हो, तो इट मीन्स कि ये कॉन्शियस है। प्री कॉन्शियस की बात करें तो ये कॉन्शियस के बियॉन्ड इज द प्री कॉन्शियस विच इज इमीडिएटली नॉट एक्सेसिबल बट कैन बी एक्सेस, की अभी आपको थोड़ा नहीं पता है, अभी आप थोड़े डाउट में हो, बट फिर वो एक्सेस किया जा सकता है ना। तो प्री कॉन्शियस माइंड डील्स विद ऑल इन्फॉर्मेशन विच यू आर नॉट करेंटली अवेयर बट कैन बिकम अवेयर इफ यू पे अटेंशन, कि आप जैसे अवेयर नहीं हो बट जब आप अटेंशन दोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आप कोई सेमिनार चल रहा है ना, वहाँ पर आप जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि क्या करना है, आप वहाँ पे बैठे सोच रहे हो कि क्या बोले जा रहे हैं, क्या बोले जा रहे हैं, फिर आपने जब चीज़ें देखी समझी, है ना, फिर थोड़ी बहुत समझी चीज़ें, तब आपको पता चला कि जो ये जो आंसर है, मतलब ये जो चीज़ें हैं वो किससे रिलेटेड है, ये सेमिनार क्यों हो रहा है, तो मतलब आप अवेयर हो गए, बाद में अवेयर हुए ना। फॉर एग्जाम्पल, बट यू हैव टेकन इन योर ब्रेकफास्ट टूडे even though you were probably not aware of the breakfast menu before the question was asked, but it is now in your consciousness, है ना, कि मतलब आपसे पूछा गया कि क्या आपने ब्रेकफास्ट, मतलब आपने क्या लिया आज ब्रेकफास्ट में, तो आपको पता ही नहीं कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या लिया, आप अवेयर ही नहीं हो मेन्यू के बारे में उस क्वेश्चन से पूछने से पहले, बट अब आप अवेयर हो कि अगर आप मुझसे कोई पूछेगा तो मैं खा लूंगा, तो मैं बता सकता हूँ आसानी से ना। तो ये क्या हो गया, ये प्री कॉन्शियस हो गया। अनकॉन्शियस की बात करें तो ये लास्ट लेवल होता है माइंड का, जिसमें जो पार्ट ऑफ माइंड है वो स्टोर करता है सोशली अनएक्सेप्टेबल नीड्स, डिजायर्स, मोटिवेशन एंड फीलिंग ऑफ विच यू आर अनअवेयर ऑफ, कि जो अनएक्सेप्टेबल नीड्स होती हैं, आपकी डिजायर्स होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं करी जा रही सोसाइटी के द्वारा, वो सारी चीज़ें जो आप अवेयर नहीं हो जिस चीज़ के लिए, वो अनकॉन्शियस माइंड में आपकी होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम दिस अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड ऑलवेज प्ले अ वाइटल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग आवर एक्शन। तो ये जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जो भी एक्शंस, आप जो काम कर रहे हो और जो आपको इन्फ्लुएंस करने में। जैसे आप बोलते हो ना कि मुझे तो पता ही नहीं था, गलती से उठे ये काम, तो मैं तो इसमें अवेयर ही नहीं था, मुझे तो इस बारे में नॉलेज ही नहीं थी। तो नॉलेज नहीं थी, आप अवेयर नहीं थे, मतलब आपका अनकॉन्शियस माइंड वहाँ पर काम कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सीरीज। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सीरीज का कौन सा ऑब्जेक्टिव है? Improving the nutrition and health status of children up to 6 years, reducing child mortality rate in the country, providing quality primary education to children, providing health care centers to take care of children's education. तो ICDS दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको ये बताने, गिवन ऑप्शंस में से चूज करके कोई दो ऑप्शन सही होंगे। ओके, सो स्टूडेंट, सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट एंड द सेकंड विल बी द करेक्ट, कि जो ICDS है जो कि स्टार्ट हुआ था 1975 में अक्टूबर से। सो बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, न्यूट्रिशन और हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन को इम्प्रूव करना अप टू 6 ईयर, 0 से 6 ईयर के बच्चों का, और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना, जो बच्चे मर जाते हैं पेट में ही माँ के, है ना, तो उन सब चीज़ों को रिड्यूस करना बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो प्राइमरी एजुकेशन पे नहीं है, ना ही हेल्थ केयर सेंटर्स टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रंस हेल्थ पे है। तो जो दैट इज ICDS का ऑब्जेक्टिव है वो फर्स्ट एंड सेकंड होगा, दैट इज इन ऑप्शन नंबर 1। ओके, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो स्कीम है लॉन्च की गई थी 2 अक्टूबर 1975। तो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, जो रिप्रेजेंट करता था वंस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड यूनिक प्रोग्राम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट। ओके, तो ये ECCE के ऊपर ध्यान देता है। सो बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर, साथ ही साथ प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड के लिए, और रिड्यूस करना इंसिडेंस ऑफ मोर्टिलिटी, मॉर्बिडिटी, मेल न्यूट्रिशन और चाइल्ड दैट इज स्कूल ड्रॉप आउट के लिए। सो जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके,
सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज दस, यहाँ पे सेट 1 दिया हुआ है जिसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स दिए और सेट सेकंड जिसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन टेक्निक्स हैं उससे उनके एग्जांपल्स को मैच करना है कि कौन सा एग्जांपल सही बैठता है। ओके, तो आपको बताना है इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर, बताइए क्या होगा। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को बच्चों को बोल रहे हो कि ये चीज़ आप बार बार करो। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे जब दैट इज आपको कुछ मंगाना है बच्चों से बाजार से, तो आप उनको 10 रुपए दे देते हो, तो उससे मतलब वो बाहर जाएंगे, मतलब आपका काम करेंगे, तो मतलब आप पॉजिटिवली रीइंफोर्स कर रहे हो। तो इट मीन्स कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, द बिहेवियर इंक्रीजेज दैट इज इंक्रीजेज इन द फ्रीक्वेंसी आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टिमुलस। जब आप उनके पास स्टिमुलस प्रेजेंट करोगे, 10 रुपए दोगे, तो उनका जो बिहेवियर है वो बढ़ेगा उस चीज़ के लिए। तो ए का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ए का जो ऑप्शन फोर्थ है वो किस में है, एक में ही है, दैट इज इन द ऑप्शन नंबर सी। तो ए का फोर्थ होगा। बी की बात करें तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जब आप उस चीज़ को हटा लोगे, उनका बिहेवियर डिक्रीज करने के लिए, स्टिमुलस को रिमूव कर दोगे उनका बिहेवियर डिक्रीज करने के लिए, सॉरी बिहेवियर उनका इंक्रीज करने के लिए, तो वो क्या हो गया, वो हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। तो बी का क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। सी की बात करें तो पनिशमेंट क्या है, पेनफुल और अवर्सिव स्टिमुलस दे रहे हो ताकि आप किसी बिहेवियर को स्टॉप करना चाह रहे हो। एक्सटिंक्शन की बात करें तो आप विड्रॉ कर लेते हो प्लेजेंट स्टिमुलस और एप्लीकेशन ऑफ एन अवर्सिव स्टिमुलस टू स्टॉप द बिहेवियर। ओके, तो आप यहाँ पे विड्रॉ कर देते हो, हटा देते हो उस चीज को। तो जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए का फोर्थ होगा, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट ना। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। पर्सनैलिटी इज सेल्फ कॉन्शियस, पर्सनैलिटी इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी ओनली, पर्सनैलिटी इज ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर सर्टेन एंड्स, पर्सनैलिटी इज कॉन्टिन्यूअली adjusting itself to the environment। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या है पर्सनैलिटी। सो स्टूडेंट बात करें तो जो करेक्टरिस्टिक नहीं है पर्सनैलिटी की वो क्या है, कि पर्सनैलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी ओनली। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप जैसे हो, आप जैसे दिखते हो, जैसा आप बिहेव करते हो, तो वो सिर्फ आपके हेरिडिटी फैक्टर पे डिपेंड करता है, मतलब आपके माँ बाप के पास से जो आपके जीन्स आए हैं उनसे नहीं। साथ के साथ एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करता है आपकी पर्सनैलिटी को, है ना। आपकी पर्सनैलिटी को आपके एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करता है। तो सिर्फ ओनली हेरिडिटी कहना बिल्कुल गलत बात है। तो जो करेक्टरिस्टिक नहीं है वही पूछी थी, दैट इज इन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज द विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इमोशनल इंटेलिजेंस एज अ लर्नर करेक्टरिस्टिक। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को कौन सा डिस्क्राइब करता है लर्नर करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग। सो रिकॉग्नाइज देयर ओन एंड अदर पीपल इमोशन, expressing their emotions strongly, use emotional information to guide thinking and behavior, good observation, scientific thinking and deductive reasoning, adjusting emotion to adapt to environment, bring creative and open to diverse point। तो आपको ये बताना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस किस में आ रही है लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करने के लिए, बताइए। सो बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि जब आपको सिचुएशन हो आपके आगे, तो उसमें आप कैसे अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो बहुत आसानी से, है ना। सो बेसिकली जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज अ रिकॉग्नाइज देयर ओन एंड अदर पीपल इमोशन। तो क्या ये करेक्ट होगा कि आप अपने और अपने जो दूसरे इंसान है उनके इमोशंस को समझ पा रहे हो, तो सही है बिल्कुल। एक्सप्रेसिंग देयर इमोशन स्ट्रांगली, तो ये नहीं होगा। यूज इमोशनल इन्फॉर्मेशन टू गाइड थिंकिंग एंड बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है कि अपने इमोशनल इन्फॉर्मेशन को यूज कर रहे हो थिंकिंग और बिहेवियर के लिए। गुड ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक थिंकिंग स्किल्स, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तो इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ही नहीं है। एडजस्टिंग इमोशन टू अडेप्ट टू दैट इज द एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही बात है, अपने इमोशन को एडजस्ट कर रहे हो एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए। बीइंग क्रिएटिव एंड ओपन टू डाइवर्स व्यू पॉइंट्स, बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सी ई विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज इन गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। Next is which of the following theory hold that children's behavior is influenced by observation, imitation, modeling। तो कौन सा जो थ्योरी है वो इन्फ्लुएंस है किससे, ऑब्जर्वेशन से, इमिटेशन से और मॉडलिंग से। तो बेंड्यूरा सोशल लर्निंग थ्योरी है, स्किनर थ्योरी दैट इज बिहेवियरल थ्योरी है, फ्राइड साइकोडायनामिक या फिर बॉल्बी दैट इज अटैचमेंट थ्योरी है, बताइए करेक्ट आंसर। सो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और मॉडलिंग से जब बच्चा अपनी बिहेवियर को सीखता है ना, उन चीज़ों को सीखता है, इन्फ्लुएंस होता है, तो वो बेंड्यूरा सोशल लर्निंग थ्योरी में इसके बारे में बात की गई है। स्किनर की बात करें तो यहाँ पे रिवार्ड एंड पनिशमेंट की बात की गई है। फ्राइड की बात करें तो यहाँ पर आपके साइकोसेक्सुअल, साइकोडायनामिक, इन सब थ्योरीज की बात करी गई है। इड, ईगो, सुपर ईगो और जो स्टेजेस थी आपकी ओरल, एनल, फैलिक, ये सारी चीज़ों के बारे में बात की थी। Okay, so the next one is a type of counseling process proposed by Carl Rogers is।
तो कार्ल रोजर ने कौन से टाइप की काउंसलिंग प्रोवाइड की थी, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव, एक्लेक्टिक या फिर डोमिनेंट काउंसलिंग, बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर देखिए तो कार्ल रोजर के द्वारा नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग दी गई थी। डायरेक्टिव काउंसलिंग जिसमें जो काउंसलर होता है बेसिकली उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो हेल्प कर, वो मतलब उसका ही रोल होता है पूरा कि वो कैसे जो उसके सामने जो बैठा हुआ है काउंसलर उसकी हेल्प करेगा। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात करें तो यहाँ पर काउंसलर जो होता है वो काउंसलिंग से ही निकलवाता है सारी चीज़ों के बारे में, है ना, उनकी जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सब चीज़ों के बारे में वो काउंसलिंग से ही दैट निकलवाता है, हेल्प करता है काउंसलिंग की कि वो खुद से ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। एक्लेक्टिक काउंसलिंग की बात करें तो दोनों ही इंक्लूडेड होती हैं इसमें, डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव, तो बेसिकली मिक्स्ड अप्रोच को यूज करते हैं यहाँ पे। ओके, तो डोमिनेंट काउंसलिंग नहीं है। सो जो ऑप्शन होगा इसका कार्ल रोजर के द्वारा नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग दी गई थी, दैट इज इन द ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द which of the following that is program is related to pre service teacher education। तो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन से रिलेटेड कौन सा प्रोग्राम है, इंडक्शन ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, माइक्रो सिमुलेशन फॉर पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसेज, फाउंडेशन कोर्सेज इन टीचर एजुकेशन। तो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन से कौन सा प्रोग्राम रिलेटेड है बताइए। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द फाउंडेशन कोर्सेज इन टीचर एजुकेशन। कि जब आप टीचर एजुकेशन के लिए जो फाउंडेशन कोर्सेज लाते हो उसमें आप कर सकते हो क्या, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, जैसे बीएड प्रोग्राम है आपका, एमएड प्रोग्राम है, जहाँ पर आप सिखाते हो बच्चों को या फिर प्यूपिल टीचर को कि वो कैसे क्लासरूम में जाने से पहले अपनी जो स्किल्स हैं उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उन्हें कोर्सेज दी जाती हैं। ओके ओके, नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द एनसीटीई। एनसीटीई दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को एस्टेब्लिश करने का क्या पर्पस था, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, टू एनकरेज एजुकेशनल रिसर्च, टू इम्प्रूव गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स या फिर टू एनकरेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बताइए करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की बात करें तो एनसीटी इज रिलेटेड टू द क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ द टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, next is what are the objectives that need to be achieved in the induction phase of teacher training program। तो कौन से objectives जो हैं दैट इज अचीव हो जाने चाहिए इंडक्शन फेज ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब शुरुआत में जब टीचर दैट इज इंडक्शन मतलब इंट्रोडक्शन देती है अपना शुरुआती दौर में, तो कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव होने चाहिए। टू एक्वेंट अ न्यू टीचर विद सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पॉलिसी, बिल्कुल सही बात है कि आप उनको बताओगे कि वो अवेयर हो जाएं जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हैं उन सब की चीज़ों के बारे में। टू एक्वेंट हिम विद जनरल एंड स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिल्कुल सही है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ना, उनकी ड्यूटीज क्या है उनके बारे में। टू फाइंड सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड वाइल फंक्शनिंग इन द स्कूल। तो अब इंडक्शन फेज में ये नहीं कर सकते हो कि उनको ये बोल दोगे कि सोल्यूशंस फाइंड करो जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो स्कूल की फंक्शनिंग के लिए, स्कूल में क्या चीज़ें अच्छी हो सकती है, तो उसके लिए पहले बारे में कैसे पता होगा, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट देखिए तो टू इन्फॉर्म हिम अबाउट इक्विपमेंट मटेरियल फैसिलिटीज, बिल्कुल सही बात है। टू प्रोवाइड हिम हेल्प इन द कंडक्ट ऑफ वेरियस रिक्रिएशनल एंड सोशल एक्टिविटीज, कि उन्हें उनकी हेल्प करना किसके लिए, कि जो भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है स्कूल एक्टिविटीज़ है उसमें टीचर्स की हेल्प करना ताकि उनको शुरुआती दौर में पता चल सके कि कैसे क्या करना है। तो ऑप्शन जो सही होगा वो ए बी डी एंड ई। तो ए बी डी ई कहाँ पर है, ए बी डी ई इज इन द ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू बिहेवियर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी द टीचर इज, बिहेवियर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग टीचर क्या है, स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज है, a leader in the classroom है, supervisor of children's learning activities है, create of appropriate learning condition है, बताइए बिहेवियर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग टीचर को क्या माना गया है। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की बात करें तो क्रिएटर ऑफ अप्रोप्रिएट लर्निंग कंडीशन है ना, कि आप कैसे अच्छी कंडीशन को क्रिएट कर सकते हो उस चीज़ के लिए माना गया है बिहेवियर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में टीचर को, है ना। लर्निंग कंडीशन आप कैसे बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे रख सकते हो जैसे जिससे बच्चे सीख पाए जो आप सिखाना चाह रहे हो। ओके, सो द 1968 national policy teacher education adopted by the Indian government laid stress on the following aspect of teacher education। तो 1968 नेशनल पॉलिसी में टीचर एजुकेशन के में जो चीज़ें एस्पेक्ट जो चीज़ें जिस पे जोर दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो क्या है, एडिक्वेट adequate emoluments and academic freedom for teachers, travel allowance and family pensions for teachers, in service training and correspondence education for teachers, promotion and retirement facilities for teacher। तो क्या होगा स्टूडेंट करेक्ट आंसर बताइए।
सो स्टूडेंट द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द एडिक्वेट एमोल्यूमेंट्स, की आप उनको दैट इज जो भी वो काम कर रहे हैं उनके लिए उनको दैट इज सराहना दो या फिर उनको थोड़े पैसे दो, है ना, उनके लिए। और एकेडमिक फ्रीडम होनी चाहिए टीचर्स के लिए, कि टीचर चाहते हैं, मतलब उनकी स्वायत्ता होनी चाहिए बेसिकली, कि वो चाहते हैं वो पढ़ा सकते हैं जो चाहते हैं। ओके ओके, सो बेसिकली आपकी सर्विस पे, आपकी दैट इज सैलरी पे और एकेडमिक फ्रीडम फॉर टीचर्स पे फोकस करा गया था, इस पे जोर दिया गया था एनईपी या फिर एनपीई 1968 में। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई एनी 3 फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव टीचिंग। जो 3 फैक्टर्स आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो इफेक्टिव टीचिंग पे कंट्रीब्यूट करते हैं: आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, सब्जेक्ट मास्टरी, स्मार्ट एंड हैंडसम लुक्स और रैपो विद स्टूडेंट्स। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आपके इफेक्टिव टीचिंग से आपके हैंडसम लुक और स्मार्ट होने का क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं है ना। सो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिल्कुल सही है, कि कैसे आप बात कर रहे हो, क्या कला है आपके बात करने की, कितने अच्छे से बच्चों को समझा सकते हो। सब्जेक्ट मास्टरी बिल्कुल सही बात है, होनी चाहिए। साथ के साथ रैपो विद स्टूडेंट्स, की आप स्टूडेंट्स के साथ मेल बना के रखिए, स्टूडेंट्स के साथ अच्छा बिहेव करिए, वो आपकी क्लास में ऐसा फील ना करें कि वो स्ट्रेस्ड हैं या फिर उनको डर लग रहा है, बल्कि आपके साथ ऐसा बिहेव करें कि वो साथ में मिलकर के आपके साथ पढ़ सके। तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा वो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, दैट इज इन ऑप्शन नंबर क्या, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द सी ऑप्शन विल बी द correct answer, that is the first, second, fourth. Next question is the from the list given below identify the approaches which tend to integration of ICT in teacher education. तो कौन सी अप्रोच जो है वो ICT को लेकर के चलते हैं? ICT स्किल डेवलपमेंट अप्रोच, सब्जेक्ट स्पेसिफिक अप्रोच, ICT पेडागोजी अप्रोच, प्रैक्टिस ड्रिवन अप्रोच, पेडागोजी स्पेसिफिक अप्रोच। इंडिकेट योर आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सो स्टूडेंट बात करें तो अप्रोचेस किस में हैं, तो बेसिकली किस में है इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी, जिसमें आईसीटी स्किल्स डेवलपमेंट अप्रोच है, ये भी करेक्ट होगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक अप्रोच है, ये भी करेक्ट होगा। साथ के साथ आईसीटी पेडागोजी अप्रोच है। तो ए बी सी दैट इज इन ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट। प्रैक्टिस ड्रिवन अप्रोच और पेडागोजी स्पेसिफिक अप्रोच नहीं होगा, तो बेसिकली ए बी एंड सी दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोफेशनलिज्म ऑफ अ टीचर कैन बी टेस्टेड इन टर्म्स। तो प्रोफेशनलिज्म टीचर को कैसे माना जाएगा, किस टर्म्स में हम टेस्ट करते हैं? लव टुवर्ड्स द प्रोफेशन, कॉम्पिटेंसी टू टीच, ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। तो कैसे आप मानोगे कि टीचर जो है वो दैट इज उसका जो प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग वो फिट बैठती है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाती है, जो भी स्किल्स होनी चाहिए वो सब है, तो हर तरह से वो अव्वल है, हर तरह से सही है, तो वो कैसे मानोगे, किस तरह से आप प्रूव करोगे? सो बेसिकली बात करें तो कॉम्पिटेंसी टू टीच होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर निपुणता होनी चाहिए पढ़ाने की, जो स्किल्स होनी चाहिए बेसिकली वो सारी होनी चाहिए जो भी एक टीचर में होती हैं, तो जिससे आप टेस्ट कर सकते हो प्रोफेशनलिज्म को। नेक्स्ट इज करिकुलम मीन्स। तो करिकुलम का क्या मतलब है? एंटायरिटी ऑफ स्टूडेंट्स प्लान लर्निंग एक्सपीरियंसेस, स्टूडेंट दैट आर ट्रांजेक्टेड बाय फैकल्टी, सब सिलेबस प्रिस्क्राइब फॉर द कोर्स, क्लासरूम एक्सपीरियंस, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। बताइए करेक्ट आंसर। करिकुलम का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, बताइए। सो स्टूडेंट बात करें तो जो आपकी एंटायरिटी होता है स्कूल स्टूडेंट्स प्लान लर्निंग एक्सपीरियंस, जो भी वो स्कूल में सीखता है, चीज़ें सीखता है, समझता है, चाहे वो करिकुलर हो चाहे वो को करिकुलर हो, सारी चीज़ें इंक्लूड होती है किसमें, करिकुलम में। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द एंटायरिटी ऑफ स्टूडेंट्स दिस प्लान लर्निंग एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एक्सक्लूड। तो कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट में क्या चीज़ नहीं आएगी? इंटरनेशनल कंसिडरेशन, फैमिली एस्पिरेशंस, सोसाइटल गोल्स, नेशनल गोल्स। बताइए दैट इज करिकुलम डेवलपमेंट में क्या चीज़ नहीं आएगी, बताइए। जब करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं तो बेसिकली फैमिली एस्पिरेशंस को नहीं लेकर के चलते, आप फैमिली को लेकर के चलते हो बट उनकी एस्पिरेशंस को करिकुलम डेवलपमेंट में नहीं इंक्लूड कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एसेंशियल कंसिडरेशन इन प्लानिंग फेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो कौन सी एसेंशियल कंसिडरेशन जो सही है प्लानिंग फेज फॉर करिकुलम डेवलपमेंट में? इशू, प्रॉब्लम, नीड इज आइडेंटिफाइड, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ लर्नर्स, कंडक्ट नीड्स एंड असेसमेंट एंड एनालिसिस, द इम्पोर्टेंट एंड रेलिवेंट कंटेंट फॉर्म दैट इज करिकुलम डेवलपमेंट टीम। तो बताइए क्या होगा, कौन सी चीज़ें सही हैं जब आप प्लान करते हो, जो मतलब जब आप प्लानिंग फेज में होते हो करिकुलम डेवलपमेंट करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले आप सब प्लानिंग फेज में क्या करोगे? इशू, प्रॉब्लम, नीड इज आइडेंटिफाइड बिल्कुल करते हो, है ना, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हो। सो नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ लर्नर्स, तो ये आप दैट इज प्लानिंग फेज में नहीं देखते हो। सो नेक्स्ट इज कंडक्ट नीड असेसमेंट एंड एनालिसिस, बिल्कुल सही बात है कि आप नीड असेसमेंट एनालिसिस करते हो, है ना, कि
किन लोगों की क्या ज़रूरत है, उन चीज़ों को एनालाइज करते हो, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट थर्ड किस में है? फर्स्ट थर्ड इज इन ऑप्शन नंबर दैट इज द फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड इज इन ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो फर्स्ट थर्ड और उसके बाद फिफ्थ आएगा, दैट इज अ फॉर्म करिकुलम डेवलपमेंट टीम, है ना, मतलब टीम बनाते तो प्लानिंग फेज में ही तो होगी, तो बेसिकली डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, next question is the according to philosophy of idealism which combination of subject is most appropriate for inclusion in the curriculum। तो जब आप आइडियलिज्म की फिलोसफी को मान रहे हो तो कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंक्लूड होने चाहिए आपकी करिकुलम में? आर्ट, लिटरेचर, लॉजिक, थियोलॉजी, लिटरेचर आर्ट, फिलोसफी, लिटरेचर आर्ट, या फिर साइंस, मैथमेटिक्स एंड लॉजिक, बताइए। सो स्टूडेंट, जब आप आइडियलिज्म को मानते हो तो आप बेसिकली क्या करते हो? फिलोसफी, लिटरेचर, आर्ट पे फोकस करते हो, ये सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए क्योंकि आप आइडियाज़ को मानते हो एज कम्पेयर टू द साइंटिफिक चीज़ें, है ना, जो माइंड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको उनको आप रियलिटी मानते हो यहाँ पर। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फाउंडेशन ऑफ करिकुलम प्लानिंग ऑन द सोशियोलॉजिकल बेसिस। जब आप करिकुलम प्लानिंग करते हो सोशियोलॉजिकल बेसिस पे, मतलब सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, तो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जब आप कर रहे हो, मतलब एजुकेशन से आप सोशल चेंज को करना चाह रहे हो? ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली, कल्चर डाइवर्सिटी, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एंड सिस्टम, बताइए। सो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी विल बी द सही, है ना, या फिर करेक्ट बोल सकते हो कि टेक्नोलॉजी की ग्रोथ से आप कर सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली से भी, क्योंकि आपको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ध्यान में रखना है, साथ ही साथ कल्चर डाइवर्सिटी से भी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विल बी द करेक्ट एंड द फोर्थ दैट इज द इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग सिस्टम इज द इनकरेक्ट आंसर। ओके, तो फोर्थ नहीं होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विल बी द करेक्ट, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। ओके, next is the which one of the following is not a guiding principle of curriculum development proposed by NCF। तो जो NCF 2005 है उसमें जो guiding principles हैं, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा नहीं है। Making examination more flexible, enriching the curriculum, creating a conducive that is an atmosphere, connecting knowledge to life outside the school, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, आपको नहीं बताना है। सो स्टूडेंट, बात करें तो जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। क्रिएटिंग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इज नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। तो एग्जाम्स को फ्लेक्सिबल बनाना, करिकुलम को एनरिच करना, करिकुलम बेहतर बनाना, अच्छा बनाना जो लाइफ से रिलेट हो सके बच्चों की, और नॉलेज को क्रिएट करना आउटसाइड द स्कूल, मतलब रियल लाइफ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। ओके, तो ये क्या है? गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं किसके? एनसीएफ के। तो और भी देख लेते हैं, बेसिकली 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं ऑफ एनसीएफ 2005। तो ensuring that learning shift away from the rote method, connecting life knowledge to life outside the school, enriching the curriculum so that it goes beyond textbook. Okay, nurturing an overriding identity informed by caring concern within the democratic quality of the society, कि आपको डेमोक्रेटिक चीज़ों का भी ध्यान रखना है। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल, इंटीग्रेटिंग दैम विद क्लासरूम लाइफ, कि एग्जाम को फ्लेक्सिबल बनाया जाए, और ये नहीं कि आप बस पेन पेपर टेस्ट ले रहे हो वही आप एग्जाम में, डिफरेंट टाइप्स के आप टेस्ट ले सकते हो जिसमें आप बच्चों की लाइफ से रिलेट करके देख सकते हो। नेक्स्ट इज इन द लिस्ट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो विच ऑफ देम ऑफर अ सूटेबल डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। तो सूटेबल डेफिनेशन ऑफ रिसर्च कौन सा दर्शा रहा है, आपको बताना है। रिसर्च मीन्स अ रिपीटेड सर्च, रिसर्च इज बेसिकली टू एन आंसर टू अ क्वेश्चन, research provide an authentic solution to a problem, research is endeavor to prove one's hypothesis, research is meaning giving process, research means drawing a sample from a defined population। तो बताइए क्या होगा? क्या रिसर्च का मतलब ये होता है कि आप सैंपल ड्रॉ कर रहे हो डिफाइंड पॉपुलेशन से? तो बिल्कुल भी नहीं होता। रिसर्च का मतलब रिपीटेड सर्च होता है, रिसर्च का मतलब आंसर टू अ क्वेश्चन होता है। क्या होगा करेक्ट आंसर, बताइए। सो स्टूडेंट, रिसर्च का मतलब रिपीटेड रिसर्च नहीं, रिपीटेड सर्च नहीं होता। रिसर्च बोल सकते हो कि जब आप दोबारा से सर्च करते हो जो चीज़ें आपको लग रहा है कि सही नहीं है वो सही करने के लिए ना, तो ये नहीं होगा इसका। रिसर्च इज बेसिकली एन आंसर टू अ क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात है ना। और रिसर्च प्रोवाइड एन ऑथेंटिक सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, बिल्कुल सही बात है। टू थ्री एंड रिसर्च इज एंडेवर टू प्रूव वंस हाइपोथेसिस, नहीं। रिसर्च का मतलब ये नहीं कि आप हाइपोथेसिस को प्रूव करें, वंस हाइपोथेसिस को मतलब किसी की हाइपोथेसिस को प्रूव करें। रिसर्च इज अ मीनिंग गिविंग प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 5 दैट इज इन ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज the feasibility of a research study should be considered in light of the feasibility of research
से क्या मतलब रिसर्च स्टडी से क्या रिलेटेड है. ओके, पोटेंशियल एथिकल कंसर्न, स्किल रिक्वायर्ड टू द रिसर्च फॉर द रिसर्चर, कॉस्ट एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द रिसर्च, या फिर ऑल ऑफ द अबव. बताइए फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपको ये भी बताना है. बताइए करेक्ट आंसर. सो स्टूडेंट बात करें तो फिजिबिलिटी का मतलब होता है जो सूटेबल हो, है ना, जो सूटेबल हो सबके लिए, साथ के साथ प्रैक्टिकल भी हो कि आप उसे अप्लाई कर सको. तो उसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एथिकल कंसर्न्स होने चाहिए, है ना, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड होनी चाहिए. स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द रिसर्चर, बिल्कुल सही बात है. Cost and time required to conduct the research, so all of the above will be the correct answer. Okay, so option number D will be the correct answer. So student, next question is below are the given a few terms, key terms. तो आपको उसमें से qualitative research paradigm choose करने हैं. Ex post facto method, ethnography, symbolic interaction, descriptive survey, narrative या फिर experimental method. तो आपको qualitative research paradigm बताने हैं, कौन से हैं बताइए. सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो जो एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड है ये क्वांटिटेटिव मेथड है, क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम है. एथनोग्राफिक बिल्कुल सही है, क्वालिटेटिव है. सिंबॉलिक इंटरेक्शन भी क्वालिटेटिव है. डिस्क्रिप्टिव सर्वे इज अ क्वांटिटेटिव. नरेटिव की बात करें तो ये क्वालिटेटिव है, और एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करें तो ये क्वांटिटेटिव है. तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम है कौन से हैं? एथनोग्राफी, सिंबॉलिक इंटरेक्शन और द एंड द लास्ट इज द ई, दैट इज रिसर्च, दैट इज नरेटिव. ओके, तो BCE will be the correct answer. That is option number C. Okay, so C will be the correct answer. Next is a non-government organization conducted a study in Gram Panchayat to see the impact of campaign approach on enrollment and retention of rural elementary school children. तो मतलब एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एनजीओ है, वो कंडक्ट कर रही है स्टडी इन द ग्राम पंचायत, है ना, ये देखने के लिए कि जो कैंपेन है, इम्पैक्ट ऑफ कैंपेन अप्रोच ऑन एनरोलमेंट एंड रिटेंशन रूरल, मतलब एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन जो है, रूरल स्कूल चिल्ड्रन है बेसिकली, वो कितने एनरोल हो रहे हैं, कितना उनका रिटेंशन है, उस चीज़ का इम्पैक्ट देख रहे हैं अपने कैंपेन के जरिए. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी, फील्ड एक्सपेरिमेंट, एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च या फिर हिस्टोरिकल रिसर्च. बताइए. सो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा. फील्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्योंकि वो रूरल एरिया में जाकर के, है ना, स्टडी कर रहे हैं, फील्ड पर जाकर के स्टडी कर रहे हैं, अफेक्ट जानने की, इम्पैक्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, जो उन्होंने कैंपेन अप्रोच यूज करी थी फॉर द एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ रूरल एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए. ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गोल ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज. तो कौन सा गोल नहीं है इसका साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज का? एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रूथ, फैक्ट फाइंडिंग, कंट्रोल ऑफ वेरिएबल, प्रोटेक्शन ऑफ इवेंट्स. बताइए. सो स्टूडेंट सही आंसर की बात करें तो सही आंसर होगा बेसिकली वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी. कंट्रोल ऑफ वेरिएबल मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि गोल नहीं है साइंटिफिक मेथड का, है ना. आप उसमें प्रिडिक्शन ऑफ इवेंट भी करते हो, फैक्ट फाइंडिंग भी, और एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रुथ भी. नेक्स्ट इज द रिसर्चर स्टडीज द इफेक्ट ऑफ अ पीयर ग्रुप इंटरेक्शन ऑन लर्निंग स्टाइल. एक जो रिसर्चर है वो स्टडी कर रहा है कि पीयर ग्रुप का क्या इंटरेक्शन है, पीयर ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा जब वो लर्निंग स्टाइल से उनका इंटरेक्शन होगा. ओके, तो लर्निंग स्टाइल जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल्ड वेरिएबल या फिर इंटरवीनिंग वेरिएबल. बताइए करेक्ट आंसर. सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की बात करें तो आपको क्या देखना है, अफेक्ट ऑफ पीयर ग्रुप इंटरेक्शन ऑन लर्निंग स्टाइल. तो जो लर्निंग स्टाइल है बेसिकली लर्निंग स्टाइल पे आपको देखना अफेक्ट, तो वो क्या है, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है. और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे पीयर ग्रुप इंटरेक्शन हो गया. कंट्रोल्ड मतलब जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर सको और फिर अपना जो रियल एक्सपेरिमेंट है उसको अच्छे से कर पाओ. इंटरवीनिंग की बात करें तो जो एक तरह से रिलेशनशिप एग्जिस्ट होती है बट आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो. ओके, वो एक तरह से रिलेशनशिप दिखाता है या फिर दैट इज आप बोल सकते हो कि हाँ भाई रिलेशनशिप को शो करता है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट इज द दैट इज लेवल ऑफ मेजरमेंट और प्रॉपर्टीज है. तो नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगानी है, मैच द फॉलोइंग करनी है. बताइए. जो नॉमिनल स्केल है बेसिकली वो क्या करता है, वो सिर्फ क्लासिफिकेशन करता है. जैसे आपके रोल नंबर क्लासीफाई कर दिए, है ना, आपको क्लासीफाई कर दिए, तो एक तरह से क्लासिफिकेशन होती है उसमें. तो 3 मतलब फर्स्ट का जो 3 होगा, ए का 3, ए का 3 दो में दिया हुआ है. सेकंड इज ऑर्डिनल की बात करें तो क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डर भी दर्शाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे भी आपको दर्शाया जाता है. इंटरवल की बात करें तो बेसिकली इंटरवल में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें आपको
क्लासिफिकेशन, ऑर्डर एंड इक्वल यूनिट्स दी जाती हैं। और रेशियो की बात करें तो यहाँ पे आपका एब्सोल्यूट जीरो भी ऐड कर दिया जाता है। तो ए का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। बी की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो ए का 3, बी का 4, सी का क्या आएगा, सी का 2 और डी का क्या होगा, फर्स्ट। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. Next is the University of for a research study comprises 60,000 students from rural and urban colleges, boys and girls, students of various that is social group. Identify the best method of sampling. कि 60,000 बच्चे हैं यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए, तो बेसिकली वो रूरल और अर्बन कॉलेजेस के हैं, बॉयज़ और गर्ल्स हैं और डिफरेंट सोशल ग्रुप से हैं। तो इसमें कौन सा आप सैम्पलिंग मेथड यूज़ कर सकते हो, पर्पसिव, स्ट्रेटिफाइड, कोटा या फिर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, बताइए। सो स्टूडेंट बात करें तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्योंकि आप स्ट्रेटा बना दोगे, है ना, डिफरेंट स्ट्रेटा बना दोगे जैसे बॉयज गर्ल्स में। फिर उसके अंदर आप बोल सकते हो रूरल अर्बन से रिलेटेड जो है, फिर आप बोल सकते हो कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप से आते हैं, तो ऐसे स्ट्रेटा बना करके फिर आप क्या कर सकते हो, रैंडम तरीके से फिर आप उनको स्टडी कर सकते हो, फिर आप सैंपल ले सकते हो। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द क्रिटिकल पेडागोजी इन टीचर एजुकेशन डज नॉट इंसिस्ट ऑन। तो क्रिटिकल पेडागोजी है टीचर एजुकेशन में, उसमें क्या नहीं आएगा, किस चीज़ में फोकस नहीं करती, कंस्ट्रक्टिंग करिकुलम विद कनेक्शन ऑफ स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स फैमिली, reflecting upon society's culture, developing a voice through a critical look at world society, transforming the society towards equality for all. तो किस पे फोकस नहीं करती है। सो स्टूडेंट बात करें तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, कि आप करिकुलम कंसल्ट कर रहे हो स्टूडेंट और स्टूडेंट की फैमिली को देख करके, नहीं ऐसा नहीं करते हैं। अगर ऐसे करा तो फिर कोई भी एक तरह से अच्छा सा करिकुलम नहीं अचीव हो पाएगा। ओके, तो जो क्रिटिकल पेडागोजी है उसका मतलब रिफ्लेक्ट करना अपनी खुद के सोसाइटी के कल्चर पे और वॉइस डेवलप करना towards a critical look at world and society और transform the society towards equality for all. तो जो नहीं है वही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट इन रिलेशन टू यम एंड नियम। तो यम एंड नियम से कौन से जो पेयर्स हैं वो करेक्ट हैं, वो आपको मुझे बताने हैं। यम इंटरनल डिसिप्लिन, नियम एक्सटर्नल डिसिप्लिन, यम यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स, नियम पर्सनल ऑब्जर्वेंस, यम कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, नियम विड्रॉल ऑफ सेंसेस, यम फिजिकल पोस्चर, नियम रेगुलेशन ऑफ ब्रीथ, बताइए। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सही, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट, है ना, बी विल बी द करेक्ट। इट इज द यम इज द यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो सबके लिए होते हैं, और नियम पर्सनल ऑब्जर्वेंस होते हैं कि आप जो कर सकते हो, आपको जो करनी चाहिए वो पर्सनली रिलेटेड होते हैं। बट यम जो होते हैं वो यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो सबके लिए समान होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे जिसकी एक्सप्लेनेशन दी है, यम यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स है और नियम पर्सनल ऑब्जर्वेंस है। यम एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट और सोशल एथिक्स होते हैं जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह। और जो नियम होते हैं वो पर्सनल डिसिप्लिन और ऑब्जर्वेंस होती है, सोच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये आपके ऊपर डिपेंड होती हैं। ओके, नेक्स्ट इज द इन पतंजलि's अष्टांग योगा प्रत्याहार सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन। तो पतंजलि के जो अष्टांग योगा हैं उसमें प्रत्याहार किस चीज़ में ब्रिज बनने का हेल्प करता है, मतलब किस चीज़ को कंप्लीट करता है, गैप फिल करने में हेल्प करता है। बहिरंग योगा, बाहिरंग बोल सकते हो, एंड अंतर योगा, धरना एंड ध्यान, समाधि एंड यम, नियम एंड आसन, बताइए किस चीज़ के बीच में एक तरह से ब्रिज एक गैप को कंप्लीट करता है, बताइए। सो स्टूडेंट प्रत्याहार बेसिकली इज दैट इज द बहिरंग योगा, बाहिरंग योगा इज एक्सटर्नल और दैट इज अंतरंग योगा से रिलेटेड है, इंटरनल योगा से। ओके, सो जो बहिरंग योगा दैट इज एक्सटर्नल एंड अंतरंग योगा दैट इज द इंटरनल। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम बहिरंग दैट इज एक्सटर्नल प्रैक्टिस से रिलेटेड है ना, जो आप एक्सटर्नल चीज़ें करते हो, और जो आपकी इंटरनल प्रैक्टिस लाइक धरना, ध्यान और समाधि अंतरंग। तो उसके बीच में आता है ये, है ना, क्या आपकी दैट इज द ये आपका प्रत्याहार। ओके, सो ट्रांजिशन विड्रॉल ऑफ सेंसेस, तो मतलब जब आप अपने सेंसेस को त्याग देते हो, है ना, जो भी चीज़ें आपको पसंद है उन सब चीज़ों से हट जाते हो बिल्कुल, ये मुझे पसंद है, ये नहीं, जो मोह माया उन सब चीज़ों को आप त्याग देते हो बेसिकली, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर
सी विल, सॉरी ये तो आपको एक्सप्लेनेशन दिया ना, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अष्टांग योगा एज पर पतंजलि। तो पतंजलि के अकॉर्डिंग अष्टांग योगा के क्या करेक्ट सीक्वेंस है? यम, प्राणायाम, नियम, आसन। आप देख लीजिए और फिर आप मुझे करेक्ट आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। सो स्टूडेंट बात करें तो जो सही सीक्वेंस है बेसिकली पहले यम आता है, फिर नियम आता है, ठीक है, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान और समाधि। तो इस चीज़ को ही मतलब जो आपके एक्सटर्नल होते हैं और जो आपके इंटरनल होते हैं उनको, उनके ब्रिज को जस्ट फिल करता है, फुलफिल करता है, वो बेसिकली क्या है? प्रत्याहार है। ओके, सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट। तो जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह हैं, तो इसमें क्या चीजें आती हैं, किस चीज से मिले हैं, मतलब किस चीज में इंक्लूड है ये? नियम, यम, प्रत्याहार या फिर धरना? बताइए। सो स्टूडेंट्स ये क्या है? आपके यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जो सबको मान्य होते हैं, सबके लिए सेम होते हैं, तो दैट इज इंक्लूडेड इन द यम। ओके, यम में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट, अ टेस्ट कंसिस्टेंटली गिव्स द सेम रिजल्ट्स व्हेन एडमिनिस्टर्ड मल्टीपल टाइम्स बट डज नॉट मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। कि एक टेस्ट को हम बार बार दैट इज चेक कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी उसकी बिल्कुल सही है, बट वो जिस चीज़ के लिए बनाया गया था उस चीज़ को वो मेज़र नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इंटेलिजेंस टेस्ट इंटेलिजेंस को मापने के लिए बनाया था, पर वो इंटेलिजेंस को मेज़र ही नहीं कर रहा है। तो वो क्या है? उसमें क्या होगा? हाई वैलिडिटी, लो रिलायबिलिटी, हाई रिलायबिलिटी, लो वैलिडिटी, बोथ हाई वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, वो नीदर वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। बताइए। देखो, कंसिस्टेंसी अच्छी है तो मतलब हाई रिलायबिलिटी होगी ऑब्वियसली ना, और जब क्लेम्स टू मेजर जो करना चाह रहा है मेजर वो नहीं कर पा रहा है, तो मतलब उसकी जो वैलिडिटी है वो लो होगी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द हाई रिलायबिलिटी एंड लो वैलिडिटी। नेक्स्ट इज लिकर्ट स्केल इज प्राइमली यूज टू मेजर। तो लिकर्ट स्केल जो है वो किस लिए यूज होता है? एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, अचीवमेंट या फिर पर्सनैलिटी ट्रेट्स को मापने के लिए? बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, लिकर्ट स्केल की बात करें तो ये बेसिकली आपकी एटीट्यूड को मापने के लिए किया जाता है। मतलब जब आप किसी चीज़ के लिए स्ट्रोंगली एग्री करते हो या फिर आप स्ट्रोंगली डिसएग्री करते हो, फिर डिसएग्री और ये न्यूट्रल, ये सारी चीज़ें जब आपकी एटीट्यूड को मापना होता है किसी चीज़ के प्रति, तो आप लिकर्ट स्केल का यूज करते हो, दैट इज इन ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। ओके, सो स्टूडेंट नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोजेक्टिव इन्वेंट्री। तो प्रोजेक्टिव इन्वेंट्री कौन सी है? MMPI, टैट, इट इज रोश इंक ब्लो टेस्ट या फिर बोथ बी एंड सी? बताइए। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट, इट इज द बोथ बी एंड सी। की जो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है और रोशर इंक ब्लो टेस्ट है, दोनों ही प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है। ओके, नेक्स्ट इज सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट आर इंपॉर्टेंट इन असेसमेंट फॉर लर्निंग विच विल। तो सेल्फ और पीयर असेसमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जब आप असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब ड्यूरिंग द लर्निंग जो असेसमेंट करते हो, तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है? सो बेसिकली इट एनहांस स्टूडेंट्स एक्टिव एंगेजमेंट, इंक्रीज अमाउंट ऑफ फीडबैक, ऑजमेंट लर्निंग विद सेल्फ फीडबैक या फिर हेल्प स्टूडेंट टू इंक्रीज एबिलिटी टू अचीव। ये करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट आंसर की बात करें तो बेसिकली जब आप सेल्फ और पीयर असेसमेंट करते हो तो आप सेल्फ फीडबैक लेने के लिए अपनी लर्निंग को बढ़ा रहे हो, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करोगे। ओके, सेल्फ फीडबैक के लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम इन कॉग्निटिव मॉडल। तो लोवेस्ट लेवल कौन सा है लर्निंग आउटकम में कॉग्निटिव डोमेन में? अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रीहेंशन, नॉलेज या फिर एप्लीकेशन? बताइए, बताइए आंसर। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर दैट इज द सी विल बी द करेक्ट, दैट इज द नॉलेज, है ना। ये नॉलेज से रिलेटेड होता है कि आपका ज्ञान क्या है ना, उस चीज़ से रिलेटेड होता है क्या आपकी जो लर्निंग आउटकम है उसका लोवेस्ट लेवल। नॉलेज के बाद कॉम्प्रीहेंशन, दैट इज अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, है ना। तो सॉरी, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रीहेंशन, फिर उसके बाद आप अप्लाई करते हो। तो बेसिकली ऐसे करके ये बेसिकली आपके ब्लूम टेक्सोनॉमी में दिया हुआ है। तो आपको मुझे बतानी है ब्लूम टेक्सोनॉमी में जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके जो पार्ट्स हैं लोअर से हायर लेवल की तरफ, है ना। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताने हैं। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंप्राइजेज ऑफ। तो आईसीटी में क्या चीज़ें आती हैं? ऑनलाइन लर्निंग, लर्निंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, वेब बेस्ड लर्निंग या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा, ए एंड बी, ए एंड सी, डी या फिर ए? बताइए।
सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट, दैट इज डी, है ना। डी ऑप्शन मतलब ऑनलाइन लर्निंग भी होती है, लर्निंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन भी होता है, साथ के साथ वेब बेस्ड लर्निंग भी हो जाती है। नेक्स्ट इज इन डैश अटेम्प्ट्स आर मेड फॉर मेकिंग यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड आईसीटी एनहेंस ई लर्निंग प्रैक्टिसेस। कि आप कॉम्बिनेशन बना के चलते हो, ट्रेडिशनल लर्निंग भी कराते हो, साथ के साथ आप कंप्यूटर का यूज करके भी आप लर्निंग कराते हो, तो बेसिकली उसे क्या कहा जाएगा? सपोर्ट लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग या फिर कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग? बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको कहा जाएगा ब्लेंडेड लर्निंग, जहाँ पर आप दोनों का यूज करते हो, ट्रेडिशनल क्लासरूम का भी, ट्रेडिशनल लर्निंग का भी, साथ ही साथ आप आईसीटी एनहेंस लर्निंग का भी, ई लर्निंग का भी इस्तेमाल करते हो। लर्निंग थ्रू कोरस्पॉन्डेंस इज अ टाइप ऑफ, कि आप जब कोरस्पॉन्डेंस से लर्निंग करते हो तो उसे क्या कहते हैं? लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन? बताइए। सो स्टूडेंट जब आप कॉरेस्पॉन्डेंस से करते हो तो बेसिकली वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहलाई जाती है। जब आप बेसिक स्ट्रक्चर में फॉलो करते हो, मतलब यूनिवर्सिटीज़ में आते हो, कॉलेजेस में आते हो, स्कूल्स में आते हो, तो वो फॉर्मल एजुकेशन है। इनफॉर्मल की बात करें तो जो आप अपने पीयर्स से, अपनी सोसाइटी से, अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से सीखते हो, एक्सपीरियंस करते हो, वो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन है। नेक्स्ट इज asynchronous लर्निंग इज बेस्ड ऑन डैश थ्योरी। तो asynchronous लर्निंग किस थ्योरी पे बेस्ड है? बिहेवियरिस्ट, कॉग्निटिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट या फिर गेस्टाल्ट थ्योरी? बताइए। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की बात करें तो असिंक्रोनस लर्निंग बेसिकली वो लर्निंग जिसमें आप अपनी नॉलेज का खुद निर्माण करते हैं, खुद से सीखते हैं। सेल्फ पेस्ड लर्निंग होती है, यहाँ पर बच्चे अपने अकॉर्डिंग सीखते हैं। तो बेसिकली ये किससे रिलेटेड होगी? तो ये होगी रिलेटेड कंस्ट्रक्टिविस्ट से, जहाँ पे बच्चे अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं मतलब उसका निर्माण करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज द बट विच आर द 5 E's ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। तो 5 E's कौन से हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में? एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलाबोरेट, इवेल्युएट? बताइए कौन से हैं इन चारों में से? सो स्टूडेंट सबसे पहले बात करें तो क्या आएगा? पहले आप एंगेज होते हो, फिर एक्सप्लोर करते हो, फिर एक्सप्लेन करते हो, इलाबोरेट करते हो, फिर उसे इवेल्युएट करते हो। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये 5 E's है, आपको ध्यान में रखने हैं। आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ई नहीं है, तो कौन से हैं? अगर आप ये याद रख लोगे तो कौन सा नहीं है वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज कौन सी लिमिटेशन नहीं है डिस्टेंस एजुकेशन की? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन? low status than face-to-face education, poor quality of learning material, poor personal contact program, lifelong learning? बताइए कौन सी लिमिटेशन नहीं है डिस्टेंस एजुकेशन की? तो बेसिकली आपको लिमिटेशन नहीं है बतानी है, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज नॉट एनी लिमिटेशन, ये तो बल्कि इसका एडवांटेज है कि आप कभी भी लर्निंग कर सकते हो डिस्टेंस एजुकेशन में। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द प्राइमरी फोकस ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम इज। तो प्राइमरी फोकस क्या है क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम का? टू मेजर स्टूडेंट इंटेलिजेंस, टू इवेलुएट टीचर्स सब्जेक्ट नॉलेज, टू स्टडी वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर इन टीचिंग लर्निंग, टू रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस इन स्कूल्स? बताइए क्लासरूम इंटरेक्शन का क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा? सो बेसिकली जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। क्या वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर को टीचिंग लर्निंग में कैसे यूज हो रहा है उस चीज़ को स्टडी करते हो क्लासरूम इंटरेक्शन के द्वारा। नेक्स्ट इज फ्लैंडर सिस्टम क्लासीफाई क्लासरूम वर्बल बिहेवियर इनटू हाउ मैनी कैटेगरीज? तो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है फ्लैंडर ने? 5, 7, 10 या 12? बताइए। सो स्टूडेंट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट, इट इज इन द 10 कैटेगरीज। ओके, नेक्स्ट इज इन फियास 10 कैटेगरीज को भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम, है ना, कि कौन कौन सी 10 कैटेगरीज हैं। सो स्टूडेंट ये है आपकी 10 कैटेगरीज। दैट इज अ टीचर टॉक और स्टूडेंट टॉक, दो पार्ट में डिवाइड है। एक लास्ट है साइलेंस और कंफ्यूजन। तो टीचर टॉक में आपके इनडायरेक्ट टॉक आ जाती है और डायरेक्ट टॉक आती है। तो इनडायरेक्ट टॉक में 5 है, डायरेक्ट टॉक में 2 हैं, और स्टूडेंट टॉक में 2 रिस्पॉन्सेज एंड प्यूपिल इनिशिएशन है। तो ये आपकी 10 कैटेगरीज है अकॉर्डिंग टू फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन फियाज दैट इज फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम, टीचर गिविंग डायरेक्शन इज कोडेड एज। कि टीचर डायरेक्शन दे रहा है बच्चों को तो इसको क्या बोला जाएगा? एक्सेप्ट फीलिंग्स, लेक्चरिंग, या फिर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, या फिर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस? बताइए करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट इसकी बात करें तो टीचर गिविंग डायरेक्शन तो मतलब ये क्या है? डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है ये।
डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है किस पे, बच्चों पर। ओके, तो डायरेक्टली बोल रहे हैं यहाँ पर। सो नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचर्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस इन पियास। तो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस कौन सा नहीं है? एक्सेप्टिंग स्टूडेंट आइडियाज, प्रेजिंग और एनकरेजिंग, आस्किंग क्वेश्चंस, या फिर क्रिटिसाइजिंग स्टूडेंट बिहेवियर। बताइए। सो स्टूडेंट बात करें तो कौन सा नहीं है इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, तो बेसिकली वो क्या है? क्रिटिसाइजिंग स्टूडेंट बिहेवियर, कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो ये इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि ये क्या है? डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। ओके, एक तो डायरेक्शंस देना, साथ ही साथ क्रिटिसाइज करना, तो बेसिकली ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल कैटेगरी सिस्टम डिफर्स फ्रॉम FIAS मेनली बिकॉज। तो ये क्यों डिफरेंट है एक दूसरे से? इट क्लासीफाई बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर, इट यूजेस रेसिप्रोकल कैटेगरीज इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड कैटेगरीज, it ignores student talk completely, it is applicable only in higher education। बताइए। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट, क्योंकि जो रेसिप्रोकल कैटेगरी सिस्टम है बेसिकली रेसिप्रोकल कैटेगरीज को यूज करते हैं, ना कि फिक्स्ड कैटेगरीज को, जैसा कि फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम में दिया गया है। तो ये रेसिप्रोकल कैटेगरीज को यूज करते हैं ना, जो उल्टी हो, जैसे स्टूडेंट बोल रहा है उसका उल्टा, टीचर बोल रहा है उसका उल्टा, ऐसे। सो अ टीचर आस्क दैट इज थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट रिस्पॉन्ड विद इलैबोरेटेड आंसर। तो अकॉर्डिंग टू ETC दैट इज द इक्विवेलेंट टॉक कैटेगरी सिस्टम। सो बेसिकली किस चीज को इंडिकेट करती है? डोमिनेंट टीचर टॉक को, बैलेंस इंटरैक्शन को, पैसिव स्टूडेंट बिहेवियर को, ओवर रिलायंस ऑन रोट लर्निंग को। बताइए कि जब टीचर पूछ रहे हैं तो बच्चे बता रहे हैं इलेबोरेटिव तरीके से, तो मतलब ये क्या कर रही है? बैलेंस इंस्ट्रक्शन को, इंटरैक्शन को प्रमोट कर रही है, इंडिकेट कर रही है। ओके, कि बैलेंस बना करके चल रहे हैं। द लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन। तो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? पैवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग, थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर, या फिर बेंड्यूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। बताइए। सो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर देखिए तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट, दैट इज द स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग में लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यूज होता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें देखा जाता है कि जो स्मॉल स्टेप्स हैं वो उठाने होते हैं, ताकि आप किसी बच्चे की जो भी लर्निंग है उसको अच्छा, उसको और भी ज़्यादा उसको मोटिवेट कर सको, है ना, रिवार्ड्स के जरिए। सो ये नेक्स्ट इज इन ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग द लर्नर। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में लर्नर क्या होता है? ऑलवेज फॉलो अ सिंगल प्रीडिटरमाइंड पाथ, रिटर्न्स टू द बिगिनिंग आफ्टर एवरी रॉन्ग रिस्पॉन्स, is directed to remedial frame depending on the responses, cannot progress without teachers intervention। बताइए स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर क्या होगा? सो स्टूडेंट अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट, इज डायरेक्टेड टू रेमेडियल फ्रेम्स डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्सेज। ओके, तो ये ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग है। अगर हम बात करें तो ऑलवेज फॉलो सिंगल प्रीडिटरमाइंड पाथ, तो ये बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट इज द जो द फॉलोइंग बस डिफरेंशिएट राइटिंग फ्रेम्स फ्रॉम द प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। तो राइटिंग फ्रेम से प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कैसे डिफरेंट है? राइटिंग फ्रेम्स आर टीचर सेंटर्ड while programmed instruction is learner centered. Writing frame provides structured sentence starters while programmed instruction presents small step learning steps. Writing frames involve reinforcement while programmed instruction does not. और writing frames rely on branching and the programmed instruction is strictly linear। बताइए कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से? सो स्टूडेंट बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट, इट इज अ राइटिंग फ्रेम जो है वो स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस स्टार्टर्स प्रोवाइड करते हैं, है ना, और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि आप कैसे स्मॉल लर्निंग स्टेप्स को दैट इज यूज कर सकते हैं लर्निंग में। ओके, फिर आगे कैसे बढ़ा सकते हो उस लर्निंग को रिवार्ड्स के जरिए। ओके, नेक्स्ट इज द मेन पर्पस ऑफ माइक्रो टीचिंग इज, माइक्रो टीचिंग का मेन पर्पस क्या है? टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स मेमोरी एंड रिकॉल, to help teachers practice specific teaching skills in control conditions, to test curriculum effectiveness, to provide large scale teaching experience। बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट माइक्रो टीचिंग का बेसिकली मेन एम क्या होता है? टीचर्स की जो स्किल्स हैं, स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स हैं, उनको आप कैसे हेल्प कर सकते हो कि वो अच्छी कर सके, उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस की जाती है माइक्रो टीचिंग में। यहाँ पे 5 to 10 आपके पीयर ग्रुप के लोग ही होते हैं, आपके कलीग आपके पीयर ग्रुप ही होते हैं, साथ के साथ 5 to 10 मिनट्स के लिए ही की जाती है क्या? माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो टीचिंग, की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? स्किल बेस्ड प्रैक्टिस, फीडबैक एंड री टीचिंग, टीचिंग लार्ज क्लासेस विद फुल करिकुलम, रिडक्शन इन कंटेंट एंड ड्यूरेशन। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जो माइक्रो टीचिंग होती है वो कुछ ही बच्चों के साथ होती है और सिर्फ एक स्पेसिफिक
स्किल्स पे फोकस करने के लिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए की जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टीचिंग लार्ज क्लासेस विद फुल करिकुलम, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपसे नोट ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज टीम टीचिंग इज मोस्ट यूजफुल व्हेन, तो टीम टीचिंग कब ज्यादा यूजफुल है, वन टीचर वांट्स टू रिप्लेस अदर, टीचर स्पेशलाइज इन डिफरेंट बट कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज ऑफ अ सब्जेक्ट, अ टीचर नीड्स रेमेडियल फीडबैक, या फिर करिकुलम इज लीनियर एंड यूनिफॉर्म। बताइए। टीम टीचिंग बेसिकली क्या है, जिसमें एक या मतलब दो या दो से ज़्यादा टीचर एक क्लास को मिलकर के पढ़ा रही हैं। तो बेसिकली वो किस लिए की जाती है, टीचर स्पेशलाइज इन डिफरेंट बट कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज ऑफ अ सब्जेक्ट, कि जिसका जो स्पेशलाइजेशन है वो उन्हें सिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, मैथ्स के भी कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, सोशल साइंस में भी कितने अलग अलग कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, तो उन चीज़ों को कैसे समझा पाएंगे, तो वो टीम टीचिंग के जरिए हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज अ लिमिटेशन ऑफ टीम टीचिंग इज, तो लिमिटेशन क्या है, encourage cooperation among teachers, reduce teacher isolation, may create coordination problem and conflict in teaching style, allows that is the flexible grouping of the students। बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट, कि कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स हो सकती है एक साथ पढ़ाने में ना, कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं कि कोई किसी तरह से पढ़ा रहा है और बच्चों को भी प्रॉब्लम होगी, उनको भी डाउट होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिमुलेटेड टीचिंग इज मोर एक्यूरेट, तो सिमुलेटेड टीचिंग से रिलेटेड कौन सी है, इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, इट अलाउ टीचर्स टू प्रैक्टिस विदाउट फियर ऑफ रियल क्लासरूम consequences, to it always use computers and digital technology, it focuses only on evaluation skills। बताइए करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द, ये अलाउ करती है टीचर को कि वो प्रैक्टिस कर सके फियर को, है ना, रियल क्लासरूम में जाने से पहले। तो वहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करा जाता है जहाँ पे एक रियल क्लासरूम लगता है, बट वो होता नहीं, सब प्रैक्टिशनर ही होते हैं। तो वहाँ पर वो फिर अपनी स्किल्स को चेक करते हैं बेसिकली, और अपनी जो हेजिटेशन है उसको रिमूव करने की करते हैं। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल, को करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, रीप्लान, फीडबैक, टीच, रीटीच, प्लान। तो बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर माइक्रो टीचिंग साइकिल में। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या कहते हो, प्लान करते हो, है ना, मतलब फिफ्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। फिर उसके बाद प्लान के बाद क्या करते हो, प्लान के बाद बेसिकली आप टीच करते हो जो आपने प्लान करा है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट। फिर आप फीडबैक लेते हो, है ना, फीडबैक के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप रीप्लान करते हो, फिर रीटीच करते हो। तो बेसिकली 5 ऑप्शन पहले आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आएगा ऑप्शन नंबर 3। 5 3 किसमें है, दो ऑप्शन में, ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे। 5 3, फिर उसके बाद क्या आएगा, टीच के बाद आप क्या करते हो, फीडबैक लेते हो, तो बेसिकली सेकंड ऑप्शन, है ना, तो सेकंड ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पर है। ओके, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, 5 3 2 1 4, 1 and 4। नेक्स्ट इज द, sorry, 4 3 teach। next is the next question, which of the following factors will not lead to educational backwardness, तो educational backwardness किस factors की वजह से नहीं होगी। ओके, educational environment of the school, emotional climate of the family, occupation of the family, socio economic status of the family। बताइए कि एजुकेशन, आपकी एजुकेशन में कमी आ रही है, फिर एजुकेशन सही से नहीं हो पा रही है, तो वो किस वजह, क्या फैक्टर ऐसा है जो उससे डील नहीं करेगा, या फिर एजुकेशन बैकवर्डनेस नहीं आएगी। तो स्टूडेंट, एजुकेशन एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल से भी आ सकती है कि आपका कैसा एनवायरनमेंट है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है। इमोशनल क्लाइमेट की वजह से भी हो सकता है कि आपके घर में लड़ाई झगड़े रहता है, फिर बहुत शांत कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट रहता है। ऑक्यूपेशन ऑफ फैमिली से नहीं हो सकता, है ना, ऑक्यूपेशन ऑफ फैमिली होगा तो कैसे आपकी जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस होगी। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली से भी हो सकता है। तो नोट पूछा है, तो नोट का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑक्यूपेशन ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट इज द, अ चाइल्ड हु रीड्स टॉप एज पोट, टॉप को पोट पढ़ता है तो वो कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी में आता है, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया, या फिर डिस्ग्राफिया। बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर की बात करें तो टॉप को पोर्ट पढ़ता है, तो बेसिकली वो डिसलेक्सिया से रिलेटेड है, क्योंकि उसको रीडिंग एंड राइटिंग में दिक्कत आती है, वो वर्ड्स को नहीं पहचान पा रहा है, तो बेसिकली वो किससे रिलेटेड है, डिसलेक्सिया से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट इज, इन अ क्लासरूम अ चिल्ड्रन इज ऑलवेज रेस्टलेस एंड अनस्टेबल, सो, तो मतलब एक बच्चा बस पूरे दिन भटकता ही रहता है, किसी को पढ़ने नहीं देता, खुद भी नहीं पढ़ता, शरारत करता है, तो बेसिकली उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इनअटेंटिव, इररिस्पॉन्सिबल, हाइपर एक्टिव, या फिर लर्निंग डिसेबल्ड उनको। बताइए।
सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज हाइपर एक्टिव। तो मतलब वो ADHD से ग्रसित है, अगर वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है तो अनस्टेबल रहता है, कभी कहीं घूमता है कभी कहीं घूमता है, किसी की बात नहीं मानता, तो वो ADHD से, दैट इज अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से ग्रसित है वो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन PWD एक्ट 1995? कंपल्सरी एजुकेशन, अर्ली डिटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। बताइए PWD में क्या मेंशन नहीं है? सो स्टूडेंट बात करें तो कंपलसरी एजुकेशन मेंशन नहीं है PWD में। बाकी अर्ली डिटेक्शन की आप कैसे अच्छे पहले ही देख लो कि क्या बीमारी है बच्चों में, क्या डिसेबिलिटी है। सोशल सिक्योरिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करता है, बट कंपलसरी एजुकेशन के बारे में नहीं कहा गया है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर्स इन द वे ऑफ एजुकेशन टू बी इंक्लूसिव? तो बैरियर क्या क्या है? पेरेंट्स डू नॉट सेंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स टू स्कूल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ suitably trained teachers, children with special needs get legal protection, scarce financial provision from the government। तो क्या आपके बैरियर्स आपको जो लग रहे हैं वो क्या हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में? तो स्टूडेंट बात करें तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट, कि पेरेंट्स नहीं भेजते हैं बच्चों को, है ना, स्पेशल नीड्स के लिए स्कूल्स में। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबली ट्रेन टीचर, बिल्कुल सही बात है, ये भी बैरियर है। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स गेट लीगल प्रोटेक्शन, तो ये कोई बैरियर नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी है ना, ये तो बल्कि एडवांटेज है। स्कार्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी लिमिटेशन है। तो ए बी एंड डी किसमें? ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट इज, अभी आपको फिलोसफीज दी हुई है, साथ के साथ क्या किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है, करेक्ट आंसर चूज करना है। बताइए सो स्टूडेंट अगर आपको एक का भी पता होगा, जैसे कि टू असिस्ट ईच स्टूडेंट पर्सनली इन हिज हर जर्नी टूवर्ड सेल्फ रियलाइजेशन की, पर्सनली आप करोगे, है ना, बच्चे के पेस को देख करके करोगे, तो बेसिकली आप एग्जिस्टेंशियलिज्म से रिलेटेड हो, है ना, एग्जिस्टेंशियलिज्म से। तो डी का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी का क्या होगा? ऑप्शन नंबर वन होगा। तो डी का ऑप्शन नंबर वन दो में है, अब आपको आगे देखना होगा, तो इधर दिया हुआ है, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। सी का यहाँ पे दिया हुआ है आपको थर्ड सेकंड, प्रैग्मेटिज्म जो रिलेटेड है वो किससे है? टू फंक्शन एज अ कंसल्टेंट इन प्रॉब्लम सिचुएशन, कि आप यहाँ पे क्या करोगे, एक काम, ऐसा काम, मतलब आप, आपका फंक्शन क्या है कि आप कंसल्टेंट बनोगे प्रॉब्लम सॉल्यूशन में, ओके, कि कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सो ये अगर हम किसकी बात करें, आइडियलिज्म की बात करें, तो टू बी अ रोल मॉडल टू बी इमिटेटेड, तो यहाँ पे आइडियलिज्म में आपको रोल मॉडल माना जाता है। तो ए का क्या होगा? थर्ड होगा। ए का थर्ड कहाँ पे स्टूडेंट्स? ए का थर्ड इज इन द ऑप्शन यहाँ पर, है ना, बी में। और सॉरी, ए का थर्ड किस में है? सॉरी, बी में नहीं है, ए का थर्ड किस में है? हाँ, बी में ही है, ए का थर्ड इज इन द बी ऑप्शन। तो ए का थर्ड, बी की बात करें तो फोर्थ, टू इम्पार्ट नॉलेज, प्रैग्मेटिज्म की बात करें तो सेकंड, और डी की बात करें तो फर्स्ट, ओके। सो स्टूडेंट द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ओके। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा ऑफ द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट इज सेट वन और सेट टू दिए हुए हैं, हु व्हाट हाउ किससे रिलेटेड है? स्टूडेंट टीचर, टीचिंग स्ट्रेटेजी, टीचिंग एजुकेशन और कंटेंट। तो हु किससे रिलेटेड है, हुम किससे रिलेटेड है, व्हाट एंड हाउ, ओके। बेसिकली हु मतलब कौन पढ़ाएगा, तो कौन किससे रिलेटेड है? टीचर एजुकेशन से, है ना, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है। और बात करें होम, तो होम किससे रिलेटेड है? होम इज रिलेटेड टू स्टूडेंट टीचर। तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड और बी का फर्स्ट कहाँ पे दिया हुआ है? एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब डी ऑप्शन में, तो डी ही करेक्ट होगा। व्हाट मतलब क्या है? कंटेंट, है ना, और हाउ मतलब क्या है? टीचिंग स्ट्रेटेजीज है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, ये आपको पॉलिसीज दी हुई है और एक्ट दिए हुए हैं, उसको आपको इनके ईयर के अकॉर्डिंग मैच करना है। ये NPE कब आई थी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कब आया था, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट कब आया था, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? स्टूडेंट देख लेते हैं, NPE की बात करें तो 1986 में आई थी, ओके, फिर इसको रिवाइज करके, फर्दर रिवाइज करके 1992 में आया था, फिर दोबारा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करें तो 2005, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट की बात करें 1995, एंड द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो 1992। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट होगा। ए का क्या आएगा? ए का थर्ड आएगा, और ए का थर्ड एक में ही है, दैट इज इन ऑप्शन नंबर सी। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का, बी का फोर्थ, C का second, C is the second and the D is the first. Okay, so C option is the correct. Next is as per Flander interaction analysis, the मतलब यहाँ पे कुछ शायद टाइपिंग एरर है। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर कैटेगरी
अंडर टीचर टॉक, यहाँ पे टीचर टॉक आएगा, ओके। अंडर टीचर टॉक तो आपको इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस बताना है यहाँ पे। एक्सेप्ट और यूजेस आइडियाज ऑफ पीपल, क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग ऑथोरिटी, गिविंग डायरेक्शंस एंड लेक्चरिंग। तो आपको क्या बताना है? इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस बताना है। स्टूडेंट्स बताइए, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस बेसिकली क्या होगा? दैट इज एक्सेप्ट और यूज आइडियाज ऑफ पीपल, क्रिटिसाइज करना, डायरेक्शन देना और लेक्चर देना। दीज आर द डायरेक्ट टॉक्स, ओके, डायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस। So, student correct answer क्या होगा? Option number, that is the A. Okay, A is the right answer. Next is which of the following can be positive strength for normal children in inclusive classroom? तो positive strength क्या हो सकती है normal children के लिए inclusive समावेशी जो classroom है उसमें, कक्षा में? Mental development become faster, social skill develop easily, motor skills develop easily, collaborative skills develop easily. बताइए, क्या एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ है जो बनेगी नॉर्मल चिल्ड्रन में जब वो इंक्लूसिव क्लासरूम में कदम रखेंगे? तो ओके, बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। इट इज सोशल स्किल्स डेवलप इजीली, है ना। सोशल स्किल्स डेवलप होंगी बच्चों की अगर वो इंक्लूसिव क्लासरूम में पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू पॉल फ्रेरे, कंसाइटाइजेशन, दैट इज द, इसको ये इन्होंने इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है इनकी वाली में, फ्रेंच में। सो इसका क्या मतलब है? पैसिव acceptance of cultural norms, developing critical awareness of one's social reality through reflection and action, memorizing facts for examination, teaching moral values without questioning of authority. तो इनके अकॉर्डिंग कंसाइटाइजेशन का क्या मतलब है? कॉन्साइटाइजेशन भी बोल सकते हो। सो बेसिकली क्या होता है ये? डेवलपिंग क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ वन सोशल रियलिटी, कि मतलब आपके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसके प्रति अवेयरनेस पैदा करना, रिफ्लेक्शन करके और एक्शन करके, उन्हें दिखा करके, साथ में उनके जो माइंड में उन चीज़ों को डेवलप करके, ओके। तो ये नेक्स्ट इज द ऑप्शन जो होगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट इज पॉल फेरेरे, कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू। इनका जो कॉन्सेप्ट था बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन, इसका क्या मतलब है? एजुकेशन इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ नॉलेज फॉर मनी, टीचर डिपॉजिटिंग नॉलेज इनटू पैसिव स्टूडेंट्स, स्टूडेंट इन्वेस्टिंग नॉलेज इनटू टीचर्स, कोलैबोरेटिव नॉलेज बिल्डिंग बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। बताइए क्या आंसर होगा? बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है फेरी के अकॉर्डिंग? तो इसका मतलब है कि टीचर जो है नॉलेज को डिपॉजिट कर रहे हैं पैसिव स्टूडेंट्स में, मतलब स्टूडेंट्स के पास स्टूडेंट्स एक तरह से अकाउंट का रूप है। अगर टीचर उनमें जो नॉलेज है, मतलब पैसों की जगह नॉलेज डालेगी तो उनकी जो नॉलेज है वो बढ़ेगी, नहीं डालेगी तो वो जो अकाउंट है, मतलब जो बच्चे हैं वो खाली ही रहेंगे, है ना, उनके पास कुछ भी नहीं आएगा। तो पैसिव स्टूडेंट्स माना गया है बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट, ओके। नेक्स्ट इज इन फ्रेरे's प्रॉब्लम पॉजिंग एजुकेशन द रोल ऑफ द टीचर इज। तो फ्रेरे का प्रॉब्लम पॉजिंग एजुकेशन में टीचर का क्या रोल है? सोल अथॉरिटी एंड ट्रांसमिटर ऑफ नॉलेज, को लर्नर एंड डायलॉग पार्टनर विद स्टूडेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव हु कंट्रोल क्लासरूम डिसिप्लिन, इवेल्युएटर ऑफ स्टूडेंट मेमोराइजेशन। बताइए करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट, अगर हम प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो टीचर का रोल है, को लर्नर है, वो बच्चों के साथ सीखती है, बच्चों के साथ मिलकर के सीखती है, और डायलॉग पार्टनर भी है, मतलब एक्टिव लर्निंग करा करके, एक्टिव टीचिंग लर्निंग करा करके बच्चों को सिखाती है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइज फ्रेरे's पेडागोजी ऑफ ओपरेज। तो फ्रेरे की जो पेडागोजी ऑफ ओपरेज थी, क्या उस चीज को दर्शाता है इन स्टेटमेंट में से? Education must preserve tradition and authority. Education is neutral and value free. Education should empower the oppressed through dialogue and critical thinking. Education is unnecessary for social change. बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन आप बोल सकते हो। तो पेडागोजी ऑफ ऑपरेस्ड को कौन दर्शा रहा है? कि एजुकेशन आपको एम्पावर करेगी, आपको बढ़ाएगी, उठाएगी, कि आप उन लोगों के लिए बोलो जो ओप्रेस्ड है, जिनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, मतलब जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है डायलॉग के थ्रू और क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवान लिच कॉन्सेप्ट ऑफ डी स्कूलिंग रेफर्स टू। इवान लिच का जो कॉन्सेप्ट है डी स्कूलिंग, आपको याद रखना है कि क्या कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसका क्या मतलब है? क्लोजिंग स्कूल्स टू सेव रिसोर्सेज, रिप्लेसिंग फॉर्मल स्कूलिंग विद सेल्फ डायरेक्टेड कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग नेटवर्क्स, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, या फिर एक्सपेंडिंग कंपल्सरी स्कूलिंग फॉर ऑल। बताइए करेक्ट आंसर।
सो स्टूडेंट अगर हम बात करें डी स्कूलिंग की, तो डी स्कूलिंग इज रिलेटेड टू कि आप रिप्लेस कर दो फॉर्मल स्कूलिंग से कि बच्चे अपने अकॉर्डिंग पढ़े, कम्युनिटी से सीख करके पढ़े, ना कि एक क्लासरूम में और ये जो इंस्टीट्यूशन बना दी जाते हैं उनमें रह करके पढ़े। ओके, नेक्स्ट इज लिच आइडिया ऑफ लर्निंग नेटवर्क एम्फोसाइज। जो लिच का इवान लिच का जो आइडिया था दैट इज ऑफ लर्निंग नेटवर्क, वो किस चीज़ पर जोर देता है? सेंट्रलाइज्ड स्टेट कंट्रोल ऑफ एजुकेशन, free open access system where learner connect with resources and peers, hierarchical teacher student relation, या फिर expansion of standard curricula। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इवान लिच की बात करें तो इन्होंने लर्निंग नेटवर्क के बारे में बोला था। तो इसका मतलब क्या है कि फ्री और ओपन एक्सेस सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे हर जो इंसान, हर इंडिविजुअल एक दूसरे से सीख सकता है, कनेक्ट कर सकता है अपने पीयर से, और जो रिसोर्सेज, जो संसाधन होने चाहिए पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, वो उसे अवेल हो सके ऑफ द फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, और ओपन एक्सेस सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू लिच द हिडन करिकुलम ऑफ स्कूल मेनली सर्व्स टू। जो हिडन करिकुलम होता है लिच के अकॉर्डिंग, वो किस चीज़ को दर्शाता है? promote scientific literacy, develop creativity, indoctrinate learners into consumerism and conformity, foster democratic participation। बताइए जो हिडन करिकुलम होता है, मतलब जो चीज़ें कहीं नहीं लिखी होती बट फिर भी आपको सिखाई जाती हैं, तो बेसिकली वो चीज़ सिखाई जाती है इनके अकॉर्डिंग इंडोक्ट्रिनेट करने के लिए, मतलब आपके अंदर थोपने के लिए, जो भी मतलब आपको एक तरह से कंज्यूमरिज्म बनाना, लर्नर को कंज्यूमरिज्म बनाना, ना कि उन्हें कुछ अच्छा सिखाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस ना कराना। कंज्यूमरिज्म और कंफर्मिटी की जो भी चीज़ आपने बोल दी वही उनके अनुसार सही है। ओके, जो भी चीज़ आपने बोल दिया, अपने बोल एज अ टीचर बोल दिया उनके लिए सही है, तो मतलब वो इनडॉक्ट्रिनेट कर रहे हो आप अपनी, जो भी अपने जो दैट इज आप बोल सकते हो कि बिलीफ है वो थोपते हो बच्चों के ऊपर। ओके, हिडन करिकुलम के जरिए। सो किसके द्वारा बोला गया? ये लिच, इवान लिच के द्वारा। बोथ फ्रेरे एंड लिच अग्रीड दैट, किस चीज़ के लिए अग्री किया था? स्कूल्स आर इनहेरेंटली न्यूट्रल एंड प्रोग्रेसिव, education must challenge social inequalities. Traditional schooling is the best way to ensure equality. Rote memorization strengthen critical thinking। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? सो स्टूडेंट अगर इन दोनों की बात करें तो इन्होंने दोनों ने बोला था कि एजुकेशन जो है उसमें क्या है, एजुकेशन मस्ट चैलेंज सोशल इनइक्वालिटीज़, की एजुकेशन में सोशल इनइक्वालिटीज़ भी होंगी, उन सब चीज़ों को भी फेस करना पड़ेगा, है ना? तो ये okay, so the next one is which of the following is best represent the legacy of Frere and the Lich in today's context। तो उस चीज़ों को कौन दर्शाता है, मतलब कैसे हमें पता चलता है कि इनकी बात आज भी रखी जा रही है, इनकी विरासत को, इनकी जो थ्योरीज हैं उनको लेकर के आज भी हम पढ़ रहे हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट इस चीज़ को प्रूव करती है? एडवोकेसी फॉर स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग एंड स्ट्रिक्ट करिकुला, push for critical thinking, open learning system, MOOCs and community education, support for that is traditional teacher centered models, promotion of rote based learning and credentialism। बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं क्रिटिकल पेडागोजी के बारे में, है ना? इतने सारे चीज़ों में हम क्रिटिकल पेडागोजी, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, हमारी एनईपी में भी 2020 में भी क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, क्रिटिकल पेडागोजी को एनहेंस करने के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, ताकि आप स्कूल में भी या क्लासरूम में भी बच्चों को एनहेंस करो कि वो क्या करें, इन सब चीज़ों को यूज़ करें। ओपन लर्निंग सिस्टम और मूक्स के बारे में, दैट इज़ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जहाँ पर बच्चे फ्री पढ़ सके, है ना? कोई ऐसा दायरा ना हो उनके पास कि आपको बस इसी क्लासरूम में आकर के पढ़ना है, वो कहीं पर भी अपने पेस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, और कम्युनिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करना। तो इसलिए आज भी इनकी जो थ्योरी है वो रिफ्लेक्ट करती है हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़ में, हमारे आज के कॉन्टेक्स्ट में। Okay, so the next question is which of the following which of the following is based on the concept of mastery learning। तो mastery learning पे कौन सा बेस्ड है? MOOCs, CAI, CML, Web 2.02। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। आपको इसका करेक्ट आंसर एज यूजुअल आपके होमवर्क में प्रोवाइड कर दिया गया है। आपको इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताना है कि मास्टरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, मूक्स पे, CAI पे, CML पे, या फिर वेब 2.0 टूल्स पे। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। बाकी आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 100 वो भी बताना है ना। आउट ऑफ 100 कितना स्कोर किया कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, और इस होमवर्क का आंसर भी। आप स्कोर्स मेंशन नहीं करते हो तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ that is mention your scores in the comment section।
ताकि पता चले कि क्या कंपटीशन है आप लोगों का, मतलब कैसे आप पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कितना समझ में आ रहा है आपको, और दूसरे लोग कितना पढ़ रहे हैं, ताकि उससे आप लोगों को ही हेल्प मिलेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।